ये उसके सामने। फिर एमटी के केस में ऐसा होता है कि उनका बायर कोड, बायर डिस्क्रिप्शन, वो सब एसकेयू कोड उनका है, एसकेयू कोड डिस्क्रिप्शन भी चेंज होता है कई बार। तो वो भी आप मास्टर में सेट कर सकते हो। पार्टी वाइज आपका एक ही प्रोडक्ट है, वो 3 एमटी को जाता होगा, हाँ, तो आपके ईआरपी में एक ही कोड होगा, क्योंकि आप प्रोडक्शन तो कॉमन करोगे। लेकिन जब आप बिलिंग करोगे तो उनके इनवॉइसेस पे और सब पे उनके स्पेसिफिक बायर कोड्स, बायर डिस्क्रिप्शन चाहिए। तो इंटरनली सारी रिपोर्ट्स आपको आपके ही नाम से मिल रही है, उनको इनवॉइस खाली उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनके कोड से। लेकिन हमारे रिपोर्ट्स में ये तो मिलेगा ना कि भैया ये प्रोडक्ट ये पार्टी को इतना गया, ये पार्टी सेल्स वो पार्टी ग्रुप वाइज भी मिलेगा। ओके, टोटल डीमार्ट को कितना बेचा, टोटल फ्यूचर रिटेल को कितना बेचा, क्योंकि डीमार्ट में भी आपके मल्टीपल डीसी होंगे जिसको आप देते हो, तो टोटल डीमार्ट भी मिलेगा। ओके। फिर ये टैक्स का टैब है हमारा। ये हमारे सिस्टम में एक हमने अच्छा रखा है कि हम ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेट करते हैं बेस्ड ऑन स्टेट सिलेक्शन एंड एचएसएन कोड। तो आदमी से वो भी गलती नहीं होती है कि चलो मैंने गलत टैक्स स्लैब में बिल बना दिया, या मुझे आईजीएसटी लगाना था मैंने सीएस लगा दिया। क्योंकि जैसे ही आपकी फैक्ट्री जिस स्टेट में है, आपका कस्टमर का स्टेट चेक करके ही टैक्स कैलकुलेट होगा। प्लस इसमें आपको एडिशनल अगर पार्टी मास्टर में आता होगा। हाँ, एक नहीं, फैक्ट्री एक बार मास्टर क्रिएट कर लिया, पार्टी क्रिएट कर दी, पार्टी का स्टेट डाल दिया, आपकी फैक्ट्री का हमको स्टेट पता है, ऑटोमेटिक। अच्छा वो सब फील्ड है, फिर वो अपने आप आईजीएसटी लगाना है, वो यूटीजीएसटी हमें हर पार्टी में डालने की जरूरत नहीं, वो आपको नहीं डालना, खाली एड्रेस डाल दिया या पिन Address आपने स्टेट डाल दिया उसका। स्टेट डाल दिया इसका। और हर प्रोडक्ट के अगेंस्ट आप एचएसएन कोड डाल दो, हाँ तो तो वो टैक्स पकड़ेगा, तो टैक्स ले लेगा। और इसमें ये भी फैसिलिटी है, अगर आपको मल्टीपल टैक्स स्लैब के भी एक साथ बिलिंग कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे कुछ प्रोडक्ट्स को हाँ, इनवॉइस में मिक्स एंड मैच है, कर सकते हैं। जीएसटी में भी है, अलाउड है, जीएसटी में अलाउड, तो वो भी आप कर सकते हैं। वेट में अलाउड। इस बार शायद ऐसा भी कुछ कंफ्यूजन हमारे यहाँ पे, एक ही कोड में 2-3 टैक्स स्लैब है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। 9000 आप पूरे 8 डिजिट नहीं डालते क्या? पूरे 8 डिजिट में 9603 9000 आई थिंक स्लैब है, तीन है। एक ही एचएसएन में स्लैब है। 2-3 स्लैब है, उसका डिस्क्रिप्शन फिर वेरिएंट आता है सब स्लैब में, मगर टैक्स परसेंटेज डिफरेंट। नहीं, अगर आपका 8 डिजिट का एचएसएन होगा ना तो नहीं हो सकता, तो कभी भी नहीं हो सकता। कभी नहीं हो सकता। आप 4 डिजिट एचएसएन 4 में तो हो सकता है ना। होगे समझा। तो मल्टीपल आ तो सकता है। आपको उधर 8 डिजिट डालना ही पड़ेगा, साचो 8 डिजिट डालना ही पड़ेगा। आके जे साचो આપણા 8 ડિજિટનો જે જીએસટી કોડ છે એમાં કઈ સેમ ટેક્સ સ્લેબ છે કે એમાં અલગ અલગ આવે છે? કોઈ આપણે કઈ અમુક જીએસટી કોડમાં સેમ જે એચએસએન કોડમાં અલગ અલગ છે ને ટેક્સ સ્લેબ, તો એ કયો કોડ છે? 9603 એક જ કોડમાં અલગ અલગ ટેક્સ સ્લેબ છે એવું કંઈક છે ને આપણે? પછી એને પાછળના હા, પણ એ આગળના 4 ડિજિટ, પછી 8 ડિજિટ પૂરા થાય એટલે પછી એમાં એક જ સિંગલ નહીં. પણ આમ 8 ડિજિટ એક્ચ્યુઅલ શું છે પણ 8 ડિજિટના છે આપણી પાસે, સપોઝ 9603 9001, બીજો છે 9603 9001, તો એ બેમાં બંનેનો ટેક્સ સ્લેબ પછી ડિફરન્ટ જ હશે ને, સેમ નહીં હોય? હા, તો એ જ પૂછું છું ને, 5 અને 18 બંને છે 9603 9000 માં। नहीं, सवाल ही नहीं होता, આ લોકો ના પાડે છે सवाल ही नहीं होता। યાર કેવડાવે છે કે 8 ડિજિટ આવી ગયા એટલે ઈ એક 8 ડિજિટનો એક જ કોડ હોય, એમાં બે ટેક્સ સ્લેબ ન હોય એમ કહે છે આ લોકો। वो नहीं છે ને આપણે બે है। आप मेरे को एग्जांपल दे दीजिए, मैं भी अपने सीए से पूछ लेता हूँ। ओके। इतना करने के बाद में ये लोग ये तो ऐसे नहीं है, ऐसे पॉसिबल ही नहीं। करेंगे। अरे बहुत मगजमारी कर चुके हैं, दिखा तो सीएस नहीं, अभी आप बोल रहे हो तो इधर तो उसका ऑप्शन होना चाहिए मेरे पास। नहीं, मेरे पास ये ये डालना सिस्टम में चाहिए। नहीं है, तो मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। या आपको कुछ या आपको भी क्या इंटरनली एक डैश या कुछ डालना पड़ेगा, तो कि वो ऐसा कुछ भी ऑप्शन करना है, पड़ेगा। डॉट या डैश या कुछ देना सॉल्यूशन है पड़ेगा। करने का, लेकिन आप पूछ लीजिए, आप पता कर लीजिए। उसके इस तरह से हम लोग ऑलरेडी लगा आप रहे मुझे हैं, एक मुझे पता है। नहीं, आप मुझे सिर्फ आपको एग्जांपल मुझे मेल कर दीजिए एग्जांपल। बेबी प्रिंट आउट दे देंगे, हाँ, वो देख मेल दे देंगे। वो देख। ये आपके टर्म्स है यहाँ पर, जिसमें आपको पूरे एड्रेस और वो सब दिखते हैं। चेकलिस्ट का टैब है हमारे पास। अगर आपका
ये जनरली एक्सपोर्ट्स के केस में बहुत ज़्यादा लगता है. अगर एक्सपोर्ट्स है तो आपका क्या कस्टमाइज्ड पैकिंग और वो सब इंस्ट्रक्शंस रहता है फैक्ट्री को, तो वो आप पूरा मेंशन कर सकते हो उसके अंदर कि ये आइटम जो आया है इसमें अपने को आउटर कार्टन ऐसा करना है, इनर कार्टन ऐसा होगा, पैकिंग ऐसा आएगा, ये बारकोड्स लगने चाहिए, ये स्टिकर्स लगने चाहिए, पूरा डिस्क्रिप्टिव आप बता सकते हो. सिर्फ एक्सपोर्ट में ही ऐसा है या और कोई नहीं, प्राइवेट लेवल का लोकल में भी है कुछ प्रोविजन, पार्टी वाइज कर सकते हैं ऐसे. पार्टी वाइज कर सकते हैं. आप उस ऑर्डर में ही पंच कर सकते हो कि मेरा ये आना चाहिए, और नेक्स्ट टाइम जब आप सेम पार्टी का उस आइटम के लिए ऑर्डर पंच करते हो तो वो दिख जाएगा. प्रीवियस ऑर्डर का हम ऑटोमेटिक लिख के इवन उसमें फोटो भी डाल सकते हैं. फोटो इसमें नहीं डाल सकते हैं, आइटम मास्टर में जाएगा ना? आपको आइटम मास्टर में डाल. इस पर्टिकुलर पार्टी की एक ही यही प्रोडक्ट है, 10 जन को जाती है इंडिया में, एक को एक्सपोर्ट में जाती है, दूसरे को एक्सपोर्ट में, तीसरे को एक्सपोर्ट में, तो तीनों तीन के एक्सपोर्ट में कुछ अलग अलग है सेम प्रोडक्ट का. तीनों तीन के अलग अलग या कलर अलग है, कुछ भी, तो फोटो कलर अलग है तो प्रोडक्ट अलग प्रोडक्ट है. ही अलग हो गया. हाँ तो प्रोडक्ट अलग है तो आइटम मास्टर में डालिए आइटम ना. मास्टर में डालो. आइटम मास्टर में सब कुछ वैसे प्रोडक्ट सेम है, कलर देखिए- अलग हो गया. यानी जब भी आपका स्टॉक देखिए उठाता सर, है कभी भी देखिए देखिए बनता है सर, तभी. मैं आपको एक और चीज कलर पे समझाता हूँ, क्योंकि अपनी प्लास्टिक इंडस्ट्री में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. स्टील इंडस्ट्री में सब कुछ एक कलर में बनता है, तो एक प्रोडक्ट एक ही There चीज is no होता है. color, still है. हमारी इंडस्ट्री में क्या होता है कि हर चीज 10 कलर में बनती है, क्योंकि कलर देना बहुत आसान है. हाँ. अब आपका ये ब्रश है, ग्रीन में है कि ब्लू में है, दोनों का कोड अलग है. आई टेल यू व्हाई. कोड अलग बनाना पड़ेगा. हाँ, आपको बनाना ही पड़ेगा. आई विल टेल यू व्हाई. आप एक्सपोर्ट में किसी ने ग्रीन मांगा, ब्लू भेज के देख लो क्या होता है. एक्सेप्ट करेगा? पूरा माल रिजेक्ट करके भेज देगा आपको. आपका नुकसान हो फ्यूचर जाएगा. में कलर कभी चेंज हो गए. देखिए बीच में काट रहा है, ये भी 9603 9000 શું છે તમારે સમજાવો અમને કેમથી છે. ये Can we डिजिट discuss this later? अपने मैं भी अपने CS अच्छा समझ लीजिए. एक बार एक बता सेकंड दीजिए. सुन. हाँ. ये 9603 9603 ये 8 डिजिट कोड हाँ 18% नील. हाँ 8 डिजिट में तो सिंगल ही आया ना. हाँ? 8 डिजिट लिया तो सिंगल ही 9603 आया ना. તમારું 9000 समझो हाँ, सर. 9000 को नील में भी है ना. इधर भी 9000 है नीचे लास्ट में, तो इसमें नील है, इसमें 18% ऐसे बोल रहे हो. ऐसे सारे कोड्स. आप ये रखिए Made पेपर of- चाहिए तो ये आपको हाँ, बिल मैं- कर देंगे. हाँ. डिपेंड्स ऑन आइटम हाउ यू ब्रश में लकड़ी का ब्रश भी, प्लास्टिक का ब्रश भी है, दोनों 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 का HSN कोड सेम दिया है. Yeah. तो एक का नाम होगा वुडन ब्रश, एक का होगा प्लास्टिक ब्रश. हाँ. ब्रूम है, प्लास्टिक का ब्रूम है 5% और ग्रास का ब्रूम है तो Zero. 0%. बट फॉल्स अंडर 9603 ओनली. पर कोड इज सेम. कोड इज या फर्स्ट डिजिट 4 डिजिट इज सेम. नहीं, सेकंड 4 डिजिट इज आल्सो सेम. 8 डिजिट ની વાત છે. हाँ. 8 डिजिट सेम છે ને. Give this to me. Sure. I'll check. तो क्या है, आपका माल तो रिटर्न आ जाएगा, तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट ट्रीट इट द सेम. आज आपको फैक्ट्री, आपको मैंने फोन किया, मेरे को 10,000 पीस ब्लू का भेज दो. आप इन्वेंट्री देखोगे, कोड देखोगे, बोले हाँ कल का कल माल डिस्पैच हो जाएगा, और कल आप फैक्ट्री पे जाओगे तो बोले सर वो तो ग्रीन का है. तो यू विल हैव टू हैव अ डिफरेंट. इसके लिए पेंटोन कोड वगैरह सब आ गए हैं कलर्स में. नहीं, आपका आइटम कोड ही अलग बनना चाहिए. जैसे अगर आप सपोज इसको आप बोलते हो BR004, तो ब्लू को आप BR005 बोलिए, क्योंकि इन्वेंट्री भी आपको अलग चाहिए. Treat it as a different product. एज अ डिफरेंट, क्योंकि उसका बिल ऑफ मटेरियल भी अलग है. उसका जब आप ऑर्डरिंग करोगे तो उसका मास्टर बैच अलग ऑर्डर करना पड़ेगा, तो आप उसको बिल ऑफ मटेरियल भी सेम नहीं है उसका. सही. बल्कि कई चीजें जैसे कि पेन वगैरह का हम करते हैं, उसमें हम पैकिंग के लेवल पे प्रोडक्ट कोड बनाते हैं, क्योंकि 12 का पैक जाता है, 16 का पैक जाता है, 20 का पैक जाता है. अंदर का पेन सेम है, लेकिन क्या होता है, पहला जो 20 की पैकिंग का एक कोड बनता है, 12 का अलग बनता है, 24 का अलग बनता है. Different products. एंड द रीजन इज क्योंकि उसका बिल ऑफ मटेरियल अलग है. इसका प्लास्टिक का बॉक्स आता है, इसका कार्डबोर्ड का बॉक्स आता है, इसका बॉक्स अलग आता है. पर अंदर के पेन का एक ही बिल ऑफ मटेरियल बनेगा. तो बिल ऑफ मटेरियल कैसा बनता है, वुडन बॉक्स 12 पेन्स, दूसरे में बनता है प्लास्टिक बॉक्स 24 पेन्स, और पेन का फिर फर्दर बिल ऑफ मटेरियल होता है, वो कॉमन है, वो एक ही बार बनाना है. लेकिन Link होगा सब हाँ, कुछ. पर वो SKU का एक फिनिश गुड का कोड बनता है. कुछ भी चेंज हुआ तो डिफरेंट ट्रीटमेंट इज डिफरेंट. बिकॉज आपका बिल ऑफ मटेरियल चेंज हो जाता है. चेंज हुआ तो चेंज होता है. एंड कस्टमर फिनिकी है, जो 12 का पैकिंग खरीदता है वो 24 का पैकिंग नहीं खरीदता है.
वो रिटर्न कर देता है। अच्छा रेट भी अलग है, 12 का पैकिंग हो सकता है आप 24 रुपए में बेचते हो, पर जो 24 का पैकिंग है वो आप शायद 36 रुपीज में बेचते होंगे, डिस्काउंट में बेचते होंगे, तो वो भी तो एक फर्क पड़ता है। ये यहाँ पे आपके पास डॉक्यूमेंट्स टैब है, वो पीडीएफ वगैरह अपलोड कर, हर सेल्स ऑर्डर का कस्टमर पीओ अगर आपको अटैच कर देना है फर्दर रेफरेंस के लिए वो भी आप कर सकते मतलब समझो कोई हैंड रिटन नोट बनाया था उसका पीडीएफ बना के इसमें स्कैन करते हैं। स्कैन कर। अभी इन केस ऑफ डोमेस्टिक हमारा सेल्स मॉड्यूल डायरेक्टली सेल्स ऑर्डर से सेल्स इनवॉइस पे आ जाता है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स पूरा एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन मॉड्यूल भी है इसके, तो आप आपकी पैकिंग लिस्ट भी बना सकते हो इसके अंदर, तो जिससे आप आपकी प्री शिपमेंट कस्टमर को जो आप पैकिंग लिस्ट इनवॉइस भेजते हो, कस्टम्स में भेजते हो, पोस्ट शिपमेंट भेजते हो, वो सब भी इसमें निकल QCM वगैरह सब। PIB नहीं, होता है इसमें। मैं PIB मेरा स्टैंडर्ड पैकेज देता हूँ, उसमें मेरे स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। अगर उसके अलावा आपका कुछ है, क्योंकि मैंने देखा है हर कोई कुछ ना कुछ होता है। मॉडिफिकेशन मांगता है, तो वो कस्टमाइजेशन में आता है। बाकी का मेरा स्टैंडर्ड पैकेज आ जाएगा। तो QCM उसमें वगैरह सब कैलकुलेट। क्यूबिक फुट कैलकुलेशन हाँ क्यूबिक फीट कैलकुलेट वो आ जाएगा। तो अगर- हम क्या करते हैं एक्सपोर्ट्स के केस में, काफी सॉफ्टवेयर्स में ऐसे होता है पहले आपको पीआई बनाना पड़ता है, फिर पीआई से आप सेल्स ऑर्डर पंच करते हो, हम सब सेल्स ऑर्डर पंच करवाते हैं। जब तक वो सेल्स ऑर्डर अप्रूव्ड नहीं है तब तक आपको सिर्फ पीआई का प्रिंट मिलता है कस्टमर। आप उसको कितनी भी बार एडिट करो, चेंज करो, कस्टमर भेजेगा, वापस आप लाओगे, सब करो। जिस दिन आपका कस्टमर पीआई चेंज हो गया, जैसे आपका ऑर्डर कंफर्म हो गया, आपने सिर्फ सेल्स ऑर्डर को अप्रूव किया, तो आपको फैक्ट्री ऑर्डर की प्रिंट भी मिल जाती है, जिसमें पूरा डिटेल रहता है। जैसा मैंने आपको बोला था, आपने हर प्रोडक्ट का अगर लिखा है पूरा स्पेसिफिकेशन के साथ, तो आपको पूरा उसर मिल जाता है उसके अंदर। फिर आपका जब शिपमेंट होने वाला रहता है, तो 1-2 दिन पहले आप प्री शिपमेंट पैकिंग लिस्ट बनाओगे। बनाते हो, हम लोग देते हैं। कुछ कस्टमर्स यूज करते हैं, कुछ नहीं हम करते। लोग दोनों साथ में ही पैकिंग लिस्ट बनाते अच्छा, हैं। तो बिल आप- और पैकिंग लिस्ट दोनों से लगभग साथ में ही बनता है। ठीक है, तो इनको नहीं, प्री आपका नहीं चाहिए इन- ना? मैंने पार्टी को जब होता है भी कि direct export? इनवॉइस जाता है ना, डायरेक्ट एक्सपोर्ट। डायरेक्ट एक्सपोर्ट है ना, तो आप कस्टम्स में भी भेजते होगे, हाँ लाइसेंस के अगेंस्ट में सेल करते हैं, हाँ तो आपको कस्टम्स में भी भेजना पड़ता है अप्रूवल के लिए। तो उसमें भी वो सब प्रोविजन दिए गए हैं कि आपको अगर आपके प्रोडक्ट के नाम डिस्क्लोज नहीं करने हैं, कोई बार होता है कि आप कस्टम्स में जब भेजते हो तो आप आपका कस्टमर नेम भी पूरा नहीं बताते हो, आप आपके प्रोडक्ट नेम भी नहीं बताते हो, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो पैकिंग लिस्ट में, सेम पैकिंग लिस्ट में, कि ये कस्टमर की कॉपी निकलेगी तो इसमें एक्चुअल आइटम वगैरह आना चाहिए, कस्टम्स की प्रिंट निकलेगी तो सिर्फ कस्टम्स पे मैंने जो नाम लिखा हुआ है वही आना चाहिए। प्रैक्टिकल है ये। कस्टम्स में आपको आपका प्रोडक्ट सही है। नेम और दिखाना भी टॉयलेट चाहिए। ब्रश का नहीं। हाँ, सबको टॉयलेट ब्रश, एवरीथिंग इज टॉयलेट ब्रश। Correct. एंड पोस्ट शिपमेंट भी निकलता है, और उससे फिर इनवॉइसिंग बनता उससे क्या आप, क्योंकि क्या कस्टम्स डेटा इज Data पब्लिक है। पब्लिक Public डेटा data है, जितना चाहिए तो उतना आपके कॉम्पिटिटर्स को एनीवन कैन नो एनीथिंग। पूरा डेटा मिल जाएगा। हाँ, तो उनको नहीं मालूम पड़ना चाहिए, इसलिए ये प्रोविजन दिया हुआ है कि कस्टम्स के लिए आप कैसे निकालें। पार्टी का नाम भी डिस्क्लोज नहीं करना है, तो भी नहीं, पार्टी नेम भी नहीं आता है। शॉर्ट नेम दिखा, शॉर्ट जो नेम बोलते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट पे शॉर्ट नेम आना चाहिए, तो शॉर्ट फिर सिर्फ शॉर्ट नेम दिखाते हैं और कंट्री दिखाते हैं। दो ही तो दिखाना ही पड़ता है। एड्रेस वेड्रेस नहीं चाहिए तो नहीं आएगा। नहीं, पर कोई बोलता है कि नहीं पार्टी का पूरा डिटेल जाने दो, तो वो भी नहीं। सो उसमें हमारा स्टैंडर्ड आएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन मांगता है, क्योंकि हमारे कुछ कस्टमर है वो प्री शिपमेंट भी डॉक्यूमेंट भेजते हैं, कुछ है वो प्री शिपमेंट क्या होता है उनको मालूम ही नहीं है। सबके खुद के हिसाब से या बिजनेस के हाँ। हिसाब से होता ही है कुछ। अगर हम आप लोग वो एडजस्ट कर shipment क्या है, हमारे क्लियरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट को दे देते हैं, फिर वो अच्छा। लोग आगे से प्रोसेस करते हैं उसको। तो अगर आपको हमारा सिस्टम पसंद आ जाता है तो आप वैसे आपका सिस्टम थोड़ा चेंज कर लीजिए, नहीं तो फिर थोड़ा कस्टमाइज करना पड़ेगा, पर इतना दिया हुआ है। एक्सपोर्ट मॉड्यूल है। हाँ, और फिर एक और है सेल्स में, जो आपको शायद जीटी में सबको ही काम आता है, डिस्काउंटिंग स्ट्रक्चर। आपके कैश डिस्काउंट जीटी में आपको अलग अलग ट्रेड डिस्काउंट, स्पेशल डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, रिप्लेसमेंट डिस्काउंट, वो सब आपका डिफाइंड रहता है प्रोडक्ट डीलर वाइज। स्पेशल स्कीम डिस्काउंट।
कभी कभी स्कीम्स भी निकालते हो आप, तो वो भी आप इसके अंदर अपलोड कर सकते हो। तो जो भी आपकी प्राइस लिस्ट की रेट होगी आप उस डीलर के साथ लिंक कर सकते हो कि ये डीलर का जब भी बिलिंग हो तो ये इसको प्राइस 22% ट्रेड, उसके ऊपर 3% रिप्लेसमेंट देते हैं। तो वो सब टोटल बेसिस पे चलता है। तो पहले आपका बेसिक प्राइस में से 22% ये माइनस हुआ, उसके सब टोटल पे 3% हमने रिप्लेसमेंट दिए और फिर नेट रेट से हम उनको देते हैं। तो ये इससे आपको मंथ एंड पे जो क्रेडिट नोट देना पड़ता है डीलर्स को, अगर आप इनवॉइस पे ही डिस्काउंट लगा के देते हो तो ठीक है, नहीं तो जनरली दूसरी कंपनियां क्या करती है, इनवॉइस बेसिक रेट से ही करती है, फिर महीने में आपने जितना हमारे साथ बिजनेस किया उसका हम क्रेडिट नोट अलग से पास ऑन करते हैं। हम लोग इनवॉइस में ही तो सिर्फ उसमें एक कैश डिस्काउंट है अगर कोई पार्टी का है तो कैश का मतलब है 15 दिन के अंदर पेमेंट किया तो इतना परसेंट हमको डिस्काउंट देंगे, वो किया तो देंगे। वो तो आप फिर वो तो आप मैन्युअली वो तो आपको मैन्युअली करना बाद में पड़ेगा। क्रेडिट वो मैन्युअली तो बाद में करना मैन्युअली हम लोग अपने इनवॉइस में 3 डिस्काउंट्स तक का प्रोविजन 4 इसमें हमारा प्रोडक्ट वाइज होता है, कोई प्रोडक्ट पे स्कीम चल रही है 12 पे 1 12 पे 2 स्कीम जनरली प्रोडक्ट वाइज चलती है, लेकिन जो ये हाँ, वो अलग-अलग रिप्लेसमेंट है। ट्रेड हाँ, हाँ, और वो समझ सब है गया। वो तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर Correct। लेवल पे ही होता है। यस स्कीम ही एकलौती ऐसी है जो कभी कभी किसी प्रोडक्ट पे कभी आप है देते कभी नहीं है। कभी है नहीं है, तो उस हिसाब से वो डिफाइंड होती है। और उसमें आपका इनवॉइस का जो फॉर्मेट है वो भी आप चेंज कर सकते हो, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अलग अलग टाइप के फॉर्मेट्स है, आप कैसे भी फॉर्मेट्स दिखा सकते हो। अलग अलग फॉर्मेट में नहीं। डिटेल सब में सेम है अंदर। डिटेल देखो, इनवॉइस का कस्टमर का प्रिंट जैसा होता है, सबका अलग अलग होता है। कोई बोलता है हमको ऐसा लेआउट चाहिए इनवॉइस का, ये सब हमारे लेआउट पास मतलब ऑलमोस्ट डिटेल सब सेम ही आएगी सब। हाँ मतलब डिटेल तो सबका ही एक होता है। हमारे पास ऑलरेडी 6 to 7 डिफाइंड फॉर्मेट्स है अलग अलग लोगों के, अगर वो आपको चलते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इनवॉइस को पर अब किसी अब के 6 या 7 फॉर्मेट से इसमें कुछ ना कुछ तो हमारे आपको मैच लोगो अंदर डालना तो डाल सकते हैं। लोगो तो डालेंगे ही लोगो डालेंगे। तो आता ही आता है। वो तो पार्ट ऑफ वो कस्टमाइजेशन नहीं, वो तो आपका आएगा ही आएगा, लोगो नेम ये एड्रेस। देखिए, ये जैसे एक हमारा फॉर्मेट है, तो आपको आपके ऊपर है, आपको अगर लैंडस्केप में चाहिए इनवॉइस तो लैंडस्केप में भी आ सकता है, आपको पोर्ट्रेट में चाहिए तो पोर्ट्रेट में भी आ सकता है। जनरली आपके इंडस्ट्री के लोग ये ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि इसके अंदर सारी डिटेल दिखती है, मेरी प्राइस लिस्ट की वैल्यू क्या थी, उस पे मैंने आपको कौन सा डिस्काउंट कितना दिया, कितना परसेंट, कितना अमाउंट दिया, फिर नेट रेट से बिलिंग करके टैक्सेबल वैल्यू, तो आपको वही क्लियर होता है आपके डिस्ट्रीब्यूटर को। अगर आपको चाहिए कि ये सब आइटम लेवल पे नहीं दिखना चाहिए, नीचे सम हो जाना चाहिए, वो भी हो सकता है। ये सेल्स का पार्ट था। ऐसा ही सेम परचेज का पार्ट है हमारे पास। परचेज हमारा शुरू होता है साइकिल परचेज रिक्विजिशन से। सेल में रिपोर्ट और वो सब के लिए बाद में बताएंगे। हाँ, दिखा देना। reports में मैं बाद में अकाउंट आता हूँ। अकाउंट अकाउंट हाँ ठीक है नहीं नहीं तो सर। रिपोर्ट्स report एक बार नहीं, sale सारे मॉड्यूल के रिपोर्ट्स आपको एक बार इसमें वो ब्राउज वाली रिपोर्ट्स आ गई हाँ, क्या? है है ना? ओके ओके। नहीं नहीं अपने लेटेस्ट वाले फॉर्मेट हाँ, वाली आ है, गई है। ना? हाँ, ओके। परचेज ऑर्डर में परचेज में हमारा सिस्टम शुरू होता है परचेज रिक्विजिशन। वो ऑप्शनल स्टेप है, कोई यूज करता है कोई नहीं करता। वो इसलिए हमने दिया है कि आपके फैक्ट्री से आपको जो रिक्विजिशन आते हैं, हमको ये चाहिए, वो आप ऑनलाइन ला सकते हैं। पर कई जगह पे दिक्कत होती है, तो लोग आज भी रिक्विजिशन मैन्युअली रखते हैं आउट ऑफ सिस्टम, डायरेक्ट पीओ बनाते हैं सिस्टम। तो आपके यहाँ से अभी भी फिलहाल अगर आप परचेज करते हो तो सारा ऑन पीओ ही करते हो, ईच एंड एवरीथिंग। Not each and everything. फोन में भी हो जाता है सब कुछ है। WhatsApp पे फ्यू हो जाता थिंग्स है। कुछ चीजें ऐसी रहती है कि जो डेली रिक्वायरमेंट की रहती है, तो वो डायरेक्ट फैक्ट्री के अगल बगल में जो वेंडर है तो उधर से डायरेक्ट फोन करके उधर से नहीं order एक्सपेंस चले की जाते हैं। आइटम आप ले लो, झाड़ू ले लिया, वो सब ले लिया, वो करिए। नहीं, लेकिन डेली लगने वाली चीज है। लेकिन कंज्यूमेबल्स तो अब आपको पीओ पे ही करना पड़ेगा। एंड आई टेल यू देयर इसमें भी सिस्टम दिया हुआ है, वो ओपन पीओ का अपना सिस्टम है। उसमें क्या है, आप साल के स्टार्ट में आपको, चलो वीरेन भाई की दुकान से आपको 10,000 डस्टर साल का, आप समझो 500 डस्टर लगता है, तो आप क्या करो, एक 500 डस्टर का साल के बिगनिंग में इनको एक ओपन पीओ दे दो। तो क्या होगा, जब तक फिर वो जब मर्जी है वो जितना लेकर आए 500 रुपये लाके रोक देगा। तो एक तो आपका भी कुछ कंट्रोल आ जाएगा,
नहीं तो ये तो क्या है, ये आपके उनसे मिल जाएंगे स्टोर वाले से, अरे ले मेरे पास जरा एक्स्ट्रा पड़ा 550 ले ले। आपका नुकसान होता है, कंट्रोल हो सकता है। कंट्रोल, इससे कंट्रोल आता है। प्लस आप सिस्टम में भी रहते हो कि मैनेजमेंट के नॉलेज में कि ये दुकान से 500 तक का अपन ने परमिशन दिया। जैसे रिलायंस का है, रिलायंस का आप साल के बिगनिंग में 1000 टन, आपका 10,000 टन का आपने एक पीओ बना दिया सिस्टम में। फिर आप फोन पे ऑर्डर करो ना, रिलायंस को तो आपको पता है फोन पे जो भी आपके डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जो करना है, आपका जो मेथड है वो फॉलो करो। लेकिन जब आएगा तो कंप्यूटर में एंट्री सिस्टम से। अच्छा, रिलायंस के केस में हमने पाउडर का एक नया कॉन्सेप्ट दिया है जिसमें आपको रेट भी नहीं डालना पड़ता है, क्योंकि रिलायंस के केस में आपका कोई कंट्रोल नहीं है रेट। बाकी की आइटम्स है, स्टिकर, लेबल है, उधर तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप रेट डाल के ही दो ताकि उसी रेट पे सिस्टम बनाया है वैसा। अगर आपको वैसा चाहिए कि हम पीओ में रेट नहीं डालते हैं तो अलाउ करेगा आपको, अगर हम आपके पैरामीटर ऐड कर देंगे। लेकिन हम रेकमेंड करते हैं कि हमेशा रेट वाले पीओ बाहर इशू, एक्सेप्ट रिलायंस वगैरह, क्योंकि कंट्रोल नहीं तो क्या मैं- है? कंट्रोल नहीं अभी एग्जांपल बताता हूँ। मेरे कार्टन जो सप्लाई करते हैं वो उधर बगल में ही फैक्ट्री है वाड़ा में। अभी हमारा ऐसा है ना कि ऑर्डर जो आ रहे हैं उसमें वी आर नॉट बाइंग कार्टन्स बल्क में नहीं लेते हैं। अभी मुझे समझो कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है, पूरा 10,000 पीस का ऑर्डर है, उसमें कुल मिला के मुझे 1000 कार्टन लगने वाले हैं। तो आई डोंट बाय ऑल 1001 एट वन टाइम। व्हाट आई डू इज आई प्लान माय प्रोडक्शन अकॉर्डिंगली। आई प्लेस द ऑर्डर्स कि भाई इस हफ्ते मेरे को 300 लगेंगे, अगले हफ्ते 300। तो मैं SMS कर व्हाट्सएप कर देता हूँ उन लोगों को कि भाई ये नाउ दिस इज समथिंग व्हाट आई डू। स्पेसिफिकेशन भी आ गया, रेट भी आ गया उसके अंदर, 500 नंबर बोला, और क्वांटिटी भी आ गई। वो ठीक है, आप आपका कॉरेस्पॉन्डेंस करो, लेकिन सिस्टम में GRN बनने के पहले आप पीओ एंटर करो। नहीं तो क्या होगा, अगर आप सब कुछ ऐसे ही लोग हैं तो फिर कंट्रोल क्या है? तो फिर ERP लेते ही क्यों आप कंट्रोल? ये ऐसी 2-4 हाँ। चीजें ऐसी है जो नहीं, हम लोग मगर- वहाँ से डायरेक्ट कर रहे हैं। अब बोल रहे अभी थे- उसको इसमें से, आप बोल रहे हैं जैसे प्रॉपर Stock चैनल से ही management। होना चाहिए। प्रॉपर चैनल स्टॉक मैनेजमेंट। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? अभी उनका अगर समझो परचेज ऑर्डर बना के भेजेंगे तो उनकी हेड ऑफिस बॉम्बे में है, हाँ। कार्टन वाले की। उधर परचेज ऑर्डर जाएगा, उधर से फिर वो लोग वाड़ा की फैक्ट्री। परचेज ऑर्डर सिर्फ आप बनाओ ना, भेजो मत ना, आप सिर्फ सिस्टम में एंट्री करो। आप अच्छा, आपका ऐसा बोल रहे हो? हाँ, आप आपका हाँ। कॉरेस्पॉन्डेंस तो जैसे करना है आप करो ना। ओके। आप ऑफलाइन जो करते हो कन्वीनियंट है करते हाँ, रहो, okay। पर सिस्टम में माल की एंट्री होने के लिए सिर्फ Correct, पीओ का correct, एंट्री करो। okay। चैनल नंबर 1 ABCD, चैनल नंबर 2 ऐसा हाँ, पूरा बस। चैनल से। समझ हाँ, गया। चैनल से क्या है, आज एक फैक्ट्री है, कल आप वसई चले जाओ, आप दमन चले जाओगे, सिलवासा चले जाओगे, 3 जगह यूनिट डाल लोगे, तो क्या तीनों जगह आप बैठे रहोगे देखने के सही लिए? बात है। फिर क्या होगा उस दिन? आप ERP को आज के लिए नहीं देखो, आप 6 साल 3 साल आगे, 4 साल आगे जब ग्रोथ होगी तब आपके पास क्या कंट्रोल रहेगा उसके हिसाब से देखो। ओके। That's it। और उसमें ये है कि आपने एक बार मेहनत करी है, जैसे अभी एक हमारे कस्टमर है यूनिमैक्स वाले, तो पीओ उनका एक उनके मैनेजर देखते हैं। अब वो ट्रैवलिंग पे जा रहे चाइना, तो वो सिर्फ लैपटॉप इसलिए ले जा रहा है कि वो कहीं से भी होगा वो सिर्फ वहाँ से लैपटॉप अप्रूव कर देगा पीओ। उसके अप्रूवल बगैर कुछ फैक्ट्री में माल नहीं आता। मैनेजमेंट को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जवाब देना, ओके। मैनेजमेंट को उसकी जवाबदारी है। तो कहीं भी जाएगा वो अपना टैब ले जाता है, बड़ी स्क्रीन का टैब है उसमें दिख जाता है, उसे उसमें एक ही चीज खुलता है वहाँ पे। तो आदमी दमन में और पीओ मार रहा है, अप्रूवल चाइना में हो रहा है, वो हर 1-2 घंटे में देख लेता है, जो होता है टिक 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 करके अप्रूव कर देता है। तो चीज उसके कंट्रोल में रहती है, वो जहाँ भी है उसकी फैक्ट्री में आके वो मैनेजमेंट को ये जवाब नहीं दे सकता मालूम नहीं मेरे पीछे से माल आ गया। पीछे से क्या होता है, अप्रूवल तो तुमने ही दिया। तो आप लोगों के हाथ में कंट्रोल आ जाए। करेक्ट, मेक सेंस। पीओ से हम आगे आते हैं। एक ऑप्शनल फॉर्म है हमारे पास, गेट रजिस्टर। अगर आप आपके सिक्योरिटी के वहाँ भी अगर पीसी बिठा देते हो तो आज भी वो रजिस्टर में तो मेंटेन करता है ये इनवर्ट। वो स्लिप वो ERP में भी बना सकता है।
इससे ये फायदा है कि जब स्टोर वाला जीआरएन करता है तो वो उसका गेट रजिस्टर नॉक ऑफ करता है, उसको सिलेक्शन करने आता है कि गेट रजिस्टर का ये नंबर का ये जीआरएन बना। तो इससे आपको ये डेटा हमेशा मिलता है कि ऐसा कितना मटेरियल है जो मेरे फैक्ट्री के अंदर तो आया पीओ लेकिन देके उसमें से उसका- इतना अंदर है। लेकिन उसका जीआरएन ही नहीं बना अब तक, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है, माल आ जाता है अपने स्टोर में, वो पड़ा भी होता है स्टोर में, लेकिन उसका जीआरएन बुक ही नहीं होता है। फिर दो महीने बाद जब पेमेंट के लिए फॉलो अप आता है वेंडर का, तब अपन बिल ढूंढने जाते हैं कि इसका बिल क्यों है। सही। तो ये आपके लिए एक आई ओपनर है कि ये इन तो हुआ था लेकिन एंट्री इसका प्रॉपर कोई हो गई। अकाउंटिंग एंट्री क्यों नहीं हुई अकाउंटिंग है। एंट्री क्यों नहीं हुई? फिर जीआरएन आप पंच करते हो तो आप आपके हिसाब से आपके फैक्ट्री में जैसे फिजिकल गोडाउन्स है आप वैसे इसके अंदर क्रिएट कर सकते हो। आपका आरएम गोडाउन अलग है तो आप आरएम गोडाउन अलग बना सकते हो, एफजी अलग बना सकते हो, एसएफजी है, पैकिंग मटेरियल आप अलग रखते हो, स्टोर्स एंड स्पेयर्स अलग रखते हो, तो वैसे रख सकते हो। किसी एक गोडाउन के अंदर भी आपको अगर रैक वाइज सिस्टम रखनी है तो आप वो भी रख सकते हो, जैसा आपको इन्वेंट्री इजीली ढूंढने में आसानी हो, सिस्टम को देखकर उस हिसाब से आप उतने स्टोर और लोकेशन गोडाउन बना सकते हो एक फैक्ट्री। तो आप जीआरएन पंच करोगे, फिर जीआरएन पंच होने के बाद आपका इनकमिंग क्यूए होता है। आप अभी फिलहाल क्यूए करते हो, जो भी अभी इनकमिंग तक तो नहीं है लेकिन उसका। अभी चालू होगा ये। A new person has been appointed for that. Yeah. तो वो हर एक जीआरएन की क्यूए भी कर सकता है। उसको अगर पैरामीटर्स भरने हैं, डायमेंशनल पैरामीटर्स भी डालने हैं तो वो भी डाल सकते हैं वो कि हमारा स्टैंडर्ड इतना है, टॉलरेंस इतना है, मुझे ऑब्जर्वेशन में क्या है। तो वो इनकमिंग क्यूए का इंस्पेक्शन शीट भी उसी से बने। Okay. This we are already doing here. When we receive the material from the vendors, that the quality has been हाँ, checked. वो COA and तो देते होंगे analysis, आपको हाँ, साथ हाँ, में। yeah. Quantity and random check that is being done. Okay. अब परचेज का है तो मैं साथ में थोड़ा अकाउंटिंग पार्ट भी ले लेता हूँ। ठीक। उसके बाद आपका बिल बुकिंग आता है। और अभी कैसा होता है कि बिल बुकिंग के केस में काफी चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। एक तो आपने पीओ दिया था 25 रुपए के हिसाब से, अभी फिलहाल अंडर पहले क्या होता था, पहले बिल बाद में आते थे, सिर्फ चलान पे माल आ जाया करता था, लेकिन अंडर जीएसटी तो आपको हर कंसाइनमेंट के साथ बिल भी आता है। जरूर अभी हमारे वहाँ तो इतना नहीं भी आता है ऐसा। कौन से मटेरियल में नहीं है? बहुत सारा रॉ मटेरियल में बहुत छोटे मोटे रॉ मटेरियल में नहीं आता ऐसे कैसे हो सकता है? जैसे टेक्निकली तो उसको बिल भेजना ही है रास्ते में। है। 10-20% ऐसा है कि नहीं चलन पे भी कई बार मटेरियल आ जाता है। आ जाता है। जैसे अभी समझो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे खुद के टेम्पो चलते हैं एंड मेरे प्रिंटिंग वाले हैं बंदे वैसे ही में, तो मेरा टेम्पो वहाँ पर पहुँच गया, उसके पास कुछ मटेरियल रेडी है तो चलन पे मटेरियल लेके आ जाता है। और रास्ते में पकड़ा तो वही चलन दिखा के चलो चल जाता है। अभी चल जाता है, चलना नहीं चाहिए वैसे। चलना नहीं चाहिए लेकिन चल जा रहा है। अभी वो- एक बार पकड़ेंगे तो शायद हम लोग हाँ, हाँ, तो वो आपको सुधरना पड़ेगा क्योंकि बस कब भरने वालों गाड़ी बोलो मैं ही भेजता हूँ। क्योंकि ये तो एज पर रूल नहीं है। हाँ, क्योंकि क्या होता है अभी उन लोगों भी वहाँ पे जीएसटी का बिल बनाने वाला बंदा अभी प्रेजेंट नहीं है, टेम्पो सुबह सुबह पहुँच गए, शाम को 7 बजे के बाद पहुँचा, प्रोडक्शन चलता है लेकिन ऑफिस आवर्स के टाइमिंग अलग रहते हैं। पैकिंग मटेरियल है हमारा, वो भी ऐसा ही आता है। वो तो क्या पड़ोस में वो दीवार के उधर से फेंक देता है माल आपके कंपाउंड में, लेकिन वो है गलत, ये है गलत। इट इज नॉट करेक्ट, टेक्निकली इट्स नॉट करेक्ट। आज की तो आप तारीख इसकी ट्रैक रिकॉर्ड कैसे रखते हो कि आप जो बिलिंग कर रहे हो या आपको जो बिल चार्ज हो रहा है वो प्रॉपर है? इधर चलन आता है ना, इधर फैक्ट्री से इधर चलन आ जाता है, बिल भी बाय पोस्ट आ जाता है, या हैंड तो डिलीवरी लंबा काम हो जाता है फिर वो हाँ, टैली फिर वो करते रहो, match उसको करो। मैच करते दोनों रहो। मैच करो। तो ये सिस्टम में प्रोविजन सिस्टम में है, जाना अगर चाहिए आपने हमको। पीओ दे दिया है, पीओ पे आपने हर का रेट मेंशन कर दिया है, उसने बिल चाहे आपको उससे ज्यादा का लगाया हो, जब भी आप बिल बुकिंग करने जाओगे तो सिस्टम आपको प्रॉम्प्ट करेगा कि आपने उसको इस रेट का पीओ दिया या था, इतनी क्वांटिटी इसने दिया था, इस रेट कम का ज्यादा। बिल दिया है, और वो ऑटोमेटिक डेबिट नोट भी बनाएगा
क्योंकि अंडर जीएसटी आपको एक बार वो रेट से बिल तो बुक करना ही पड़ेगा, नहीं तो उसका GSTR1 मैच नहीं होएगा। पर वो सिस्टम वो जैसे ही बिल बुक करेगा साथ में करके। एक ऑटो डेबिट नोट भी बनाएगा डिफरेंशियल। जहाँ डिफरेंस है उतना। तो इन शॉर्ट आप पैसा तो उसको काट के ही दोगे, लेकिन प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ काटो। इवन क्वांटिटी हाँ, मैं 3 चीज पे हम चेक करते, एक रेट के लिए चेक करते, एक उसने चालान पे 100 पीस लिखे लेकिन आपको 90 ही पीस आए, तो हमारे GRN में 2 कॉलम है, रिसीव्ड क्वांटिटी, चालान क्वांटिटी। तो GST कैलकुलेशन चालान क्वांटिटी पे होता है, क्योंकि आगे डेबिट नोट बनेगा इसके लिए। पर जो इन्वेंट्री ऐड होती है वो रिसीव्ड क्वांटिटी के हिसाब से ही ऐड होती है, और वो 10 पीस का शॉर्ट सप्लाई का डेबिट नोट। तो अब ये आपके टैली के अकाउंटिंग से अलग हो गया, ये सब ऑटोमेशन अलग हो गया। फिर तीसरा रिजेक्शन हो गया। तो भी तीसरा रिजेक्शन हम पहले बिल बुकिंग से ही करते थे, लेकिन कैसा है, आपने इनकमिंग क्यू में मटेरियल रिजेक्ट कर दिए तो आप एक परचेज रिटर्न का चलन बनाओ सिस्टम के। तो जैसे ही परचेज रिटर्न बनेगा तो आपका स्टॉक भी माइनस हो जाएगा और साथ में एक डेबिट नोट भी। हम परचेज रिटर्न में इनवॉइस नहीं बनाते, मतलब GRN तो होना ही है। रिजेक्टेड गुड्स रहेंगे तो भी तो भी GRN हाँ, बनेगा, लेकिन उसके बाद में भाई क्योंकि आपको माल रिटर्न करना है तो डॉक्यूमेंट पे रिटर्न करना है। क्योंकि अभी वो बिल तो चेंज करेगा नहीं, वो आपको वही बोलेगा मेरे को डेबिट नोट दे दो। डेबिट नोट फिर हमें जाके देखना पड़ेगा डेबिट नोट बनी नहीं बनी, या नहीं, वो ऑटोमेटिक वहीं पे मेल हो दिख जाएगा जाती या है, ऐसे दिखेगा। वहीं पे दिख जाती है, उस डॉक्यूमेंट पे दिख जाती है उसका रेलेवेंट डेबिट नोट क्या है। और क्या है, ये सिर्फ आपको अवॉइड करना एक ही चीज है, वो पर वो गलत है। आप उसका टेम्पो ही घुसने मत दो, वो गेट से ही आपने उसका माल उसके बिल के साथ कर दिया तो आप मत एंट्री करो। लेकिन एक बार तो आप माल GRN करोगे तो ही मालूम पड़ेगा आपको। तो प्रैक्टिकली तो वही होता है कि आपको एंट्री करना ही पड़ता है। फिर आपको सेल्स रिटर्न में भी ऐसा है कि सेल्स रिटर्न में भी आपसे अगर आपको कोई सेल्स रिटर्न आए तो आपने फैक्ट्री में सेल्स रिटर्न तो इन किया, क्योंकि आप आपकी स्टॉक तो वापस बढ़ाओगे। सेल्स रिटर्न बहुत टाइप के होते हैं। एक MT के केस में मैक्सिमम सेल्स रिटर्न इसके लिए आता है कि गलत PO के Mismatch. सामने गलत डिस्पैच item हो गया चाहिए। या कुछ हो गया तो वो वापस भेज देते हैं अपने को, या तो अपॉइंटमेंट नहीं लिया था आपने या कुछ है करके। GT के केस में ऐसा होता है कि अभी आपने बेच दिया पर माल नहीं बिक रहा है उसके पास, तो कोई कोई बार अपने को वापस भी लेना पड़ता है। और कोई एक ऐसा भी केस आता है कि अपना ही माल रिजेक्टेड हुआ है, खराब पीस चला गया, तो वो भी आप लोगे। पार्टी बंद उस हो केस गई। में भी जैसे आप सेल्स रिटर्न मारते हो तो एक तो आपका स्टॉक बढ़ जाता है, उसमें आपको ऑप्शन है आपके पास कि ये स्टॉक जो बढ़ रहा है वो किस टाइप का स्टॉक है, अच्छा स्टॉक है कि रिजेक्टेड स्टॉक। और प्लस उसके बाद आपका अकाउंटिंग पैकेज में एक क्रेडिट नोट भी बन जाता है उस क्लाइंट के साथ, जब हम उसका रिसीव करेंगे, जब हम उसका रिसीव करो। एक तरह का GRN वो बोलते हैं। अगर समझो अभी there is a technical question in this. Suppose there is a case where the customer is no more valid and we are closing our accounts with him, so we get the goods back. Say this happens after 2 or 3 years time. So now the goods made at those days, उसको क्या और वो अभी इनवॉइस से कोई लिंक मिलेगा क्या? देखो, सेल्स रिटर्न मारने के टाइम पे अगर इनवॉइस मेरे ERP में बना हुआ है तो आप जैसे इनवॉइस नंबर डालोगे तो मैं उस इनवॉइस की सारी आइटम्स डिस्प्ले करा देता हूँ। उसमें से कौन सी आइटम आई और कितनी कितनी क्वांटिटी आई आपको खाली बता देंगे। और साथ में वो रेट पर भी अगर दिखा वो देगा। इनवॉइस मेरे में बना ही नहीं था तो नहीं तो दिखाएगा। फिर मैं आपको नहीं अगर बता- बना है तो फिर उसके अंदर क्या प्राइस था उस टाइम पे, हाँ, क्या सब- स्कीम थी, सब वो आ सब करके जाएगा, दिखा गया। सब तो आ मुझे उस रेट के हिसाब से उसका हम माल रिटर्न उसका हम नेट कैलकुलेशन रेट के करना। हिसाब से लेते हैं। हाँ, फिर वो net सब rate काट है। बांट के नेट उस टाइम पे मैंने रेट आपको में इनवॉइस गया पे बताया ना जो नेट रेट आता है लास्ट कॉलम में वो ले लेंगे। लास्ट कॉलम उसी से हम समझ। इतना मैं हेल्प कर सकता हूँ, बाकी का कस्टमाइज करना पड़ेगा। वो नहीं, डिस्काउंटिंग actually- हमने हैंडल नहीं लेकिन किया है। जैसे अभी आपने बताया कि कलर अभी हमने समझो हर 3 साल में हम कलर पूरा स्कीम ही चेंज करते हैं। अच्छा So now that is a different product now 2-3 years back. तो प्रोडक्ट कोड बना के रखो, या फिर एक आपको अगर चलता ही नहीं है तो एक डमी कोड बना के रखो, उसमें सब कुछ लो। अब तो क्या होगा? You got my question. The goods are in good condition. They can be resold to someone else also, but then they are of a different color, which we have discontinued. तो उसका आइटम कोड तो बनाना पड़ेगा आपको। अगर उसको वापस बेचना भी है तो भी तो आपको बनाना ही पड़ेगा कोड।
देखिए हाउसवेयर में ऐसा है कि आप जैसा सिस्टम को मास्टर डेटा दोगे, सिस्टम उतना आपको आउटपुट देगा। हमारे ऐसे भी कस्टमर्स है जो कलर वाइज कोड नहीं मेंटेन करना चाहते, तो उन्होंने एक कॉमन कोड के साथ चल रहे हैं। पर ऐसे भी बहुत कस्टमर्स हैं जो कलर वाइज मेंटेन कर रहे हैं आज के डेट। अभी कई कस्टमर है यहाँ पर मटेरियल का अगर कुछ उनको झंझाल करना है तो वो ग्रेड वाइज ही इन्वेंटरी नहीं में सबको पीपी बोल देते हैं। लेकिन फिर उनके यहाँ मैं उनको सिर्फ इतना बोल सकता हूँ कि आपके पास 10,000 टन पीपी है, मैं ये नहीं बोल सकता कौन सा ग्रेड है। फिर आप तो 10,000 टन समझ के प्रोडक्शन चालू कर लोगे, लेकिन फिर आप फंसोगे क्योंकि अचानक ये खत्म हो गया, ये वाला ग्रेड नहीं है। तो आप स्टोर बोलो कि मेरी फैक्ट्री में एक ही स्टोर है, तो वो सिर्फ बता देगा कि ये स्टोर में माल पड़ा है। अब आप पूरी फैक्ट्री में ढूंढते रहो कहाँ है। आप थोड़ा मेहनत करो, आप बोलो ये स्टोर ए है, स्टोर बी है, स्टोर सी है, आउटपुट मिलेगा। तो आप जीआरएन के टाइम पे ही लिख दो कि ये जीआरएन, ये माल मैं स्टोर सी में डाल रहा हूँ। तो एटलीस्ट जब आपको चाहिए आप सीधा स्टोर सी में जाके माल ढूंढ सकते हो। तो इसमें ईआरपी का कोई रोल नहीं है, ये आपका डेफिनेशन का रोल है कि आपने मास्टर कितना अच्छा बनाया और कितना आप उसको यूज करो पुराने सिस्टम से करते। तो वो आधा बेनिफिट खो देते हैं ईआरपी का। बी एज स्पेसिफिक एज यू कैन। अब आप ग्रेड वाइज नहीं इन्वेंटरी मैनेज करोगे तो आपका कैसे मैच ही नहीं होगा। आपका टोटल मैच हो जाएगा, लेकिन इससे क्या कभी मतलब प्लानिंग है? क्या कर कभी क्या पाओगे? खत्म हो गया हमारा पहले से इंटीमेशन चाहिए, वो कुछ तो मिलेगा। प्लानिंग मैन्युअली करना पड़ेगा भाई वो। नहीं, फायदा क्या है? तो ये प्लान- लेकिन फिर why you need ERP आपको ये मालूम है 1000 टन पीपी पड़ा है, लेकिन हर बार आपको गिनना पड़ेगा कि कौन सा ग्रेड पड़ा है। हाँ, कोई मीनिंग ही नहीं है। Meaning एक बार नहीं इसकी है। जब प्रॉपर कर दो फिर आगे हमेशा शांति है। वो बोलता है यार कौन वो ग्रेड वाइज, आज तक तो बिल ऑफ मटेरियल अपन ने तो सिर्फ पीपी डाला था। पर डालो ना, एक बार मेहनत करो, मास्टर तो एक ही बार बनाना है। हाँ, एक ही बार बना रहा है, फ्लक्शन। अभी हमारे पास अभी पहले PP 110 अभी तो बहुत सारा यूज होता है, नहीं? बहुत सारा ग्रेड होते हैं use उसमें होता भी है। हमारे उसमें एक फीचर है बिल ऑफ मटेरियल में, वो बिल ऑफ मटेरियल में आएगा तब बात करते। तू चल पहले इसको ही बात कर ले। अभी नेक्स्ट वही है जो परचेस के बाद प्रोडक्शन पे आऊंगा। परचेस में इंपोर्ट का भी कुछ है तो वो भी इंपोर्ट पीओबी POB है। पीओबी आप फॉरेन करेंसी में भी पीओ इशू कर सकते हो, और जब उसका जीआरएन बनता है तब आपका कस्टम्स का जो रेट है वो आता है। उसमें भी आपके पास प्रोविजन है कि कभी जीएसटी लगेगा कभी नहीं लगेगा, क्योंकि अगर आप वो लाइसेंस पे डिपेंड करता है आपने किस लाइसेंस के अगेंस्ट में इंपोर्ट किया। एडवांस लाइसेंस के अगेंस्ट में करोगे तो जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन एमईआईएस रहेगा तो आपको लगेगा। उसमें फिनिश गुड है, रॉ मटेरियल दोनों चीज इंपोर्ट होती है। हाँ, कुछ पार्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट सब कुछ अलग तरीके मैनेज हो सकता है। कोड पे और आइटम इन दोनों पे हो आप जाता है। सिस्टम में मल्टीपल Either or. बीओएम बना सकते हो एक प्रोडक्ट का, लेकिन वो टाइप ऑफ कैटेगराइजेशन बॉन्ड। जैसे आपका प्रोडक्शन बीओएम अलग हो सकता है, आपका कॉस्टिंग बीओएम अलग हो सकता है, आपका जॉब वर्क पे देने का बीओएम अलग हो सकता है। बराबर। व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? कुछ लोग करते हैं जॉब वर्क पे अलग प्रोसेसेस चेंज हो जाती है। जैसे मैं इन हाउस कर रहा हूँ तो 3 प्रोसेस मिला के मेरे पास इन हाउस है, तो मैं 3 प्रोसेस साथ में कर सकता हूँ, लेकिन बाहर दूंगा तो मेरे लिए दोनों प्रोसेस अलग अलग, इसका वेंडर अलग है उसका वेंडर अलग है। ये हमने एक ही जगह इनकाउंटर किया है अभी तक। एक ही कस्टमर ने ये मांगा है कि बाकी के सब कस्टमर तो फिक्स्ड है भाई, जो बिल ऑफ मटेरियल हमारा है बाहर बनवाओ कि हम बनाओ सेम बिल ऑफ मटेरियल है। लेकिन एक कस्टमर ऐसा मिला कि इन हाउस हमारा प्रोसेसिंग करने का तरीका अलग है, हमारा जो लेबर जॉब वाला है उसका प्रोसेसिंग करने का तरीका अलग है, तो उसको हमको साथ में एक एडिशनल पार्ट देना पड़ता है जो फिक जाता है या वेस्ट हो जाता है, वो एक जिग की तरह काम करता है, तो वो एक एडिशनल आइटम एक आती है। एग्जांपल आपको देता हूँ, आपकी असेंबलिंग मशीन। तो मेरे पास इन हाउस जो मशीन है तो वो स्टिकर भी साथ में लगाती है ऑटो में। अब वही असेंबलिंग मैंने बाहर भेजी तो मुझे स्टिकर लगा के भेजनी पड़ती, क्योंकि उसके पास स्टिकिंग की मशीन नहीं, वो सिर्फ असेंबलिंग करके दे सकता है। तो अगर मैं आपने एक आइटम बनाई है उसके बीओएम में स्टिकर भी ऐड किया है, क्योंकि मैं इन हाउस प्रोड्यूस कर रहा हूँ मतलब मुझे लाइन पे स्टिकर भी देना है। लेकिन जब मैं बाहर दे रहा हूँ तब मुझे स्टिकर नहीं देना, तब मुझे स्टिक किया हुआ पार्ट देना है, तो इसके लिए उसका बीओएम अलग। कभी भी हम उस पैकिंग के कारण भी होता है, आप इन हाउस बना रहे हो
तो आप फटाफट एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे बना लेते हो। लेकिन अगर आपको दे रहा हूँ तो आप बनाओगे और ट्रांजिट में डैमेज नहीं हो तो आप एक प्लास्टिक का एक्स्ट्रा कवर लगा के लोगे, तो कॉस्ट बढ़ी ना, बिल ऑफ मटेरियल में एक आइटम बढ़ गया। क्योंकि आप जब मुझे रिटर्न कर रहे हो तो ट्रांजिट में डैमेज नहीं हो तो आप हर पार्ट को एक प्लास्टिक स्लीव में डाल के मुझे दे रहे हो, तो एक आइटम ही बढ़ गई बॉम्ब में। ये एक सबसे सिंपल एग्जांपल है कि क्यों बॉम्ब अलग हो सकता है। कोई बार ये भी होता है कि जॉब वर्क में लोग ये कराते हैं, फाइनल इंस्पेक्शन फैक्ट्री में वापस करवाते हैं पैक करने के पहले। तो आप आपके ही मशीन पे मैन्युफैक्चरिंग करके कर रहे हो तो क्या ऑपरेटर को वही पैकिंग साथ में करवा लेते हो कि वही का वही एफजी पैक भी कर लो, बॉक्स भी लेकिन आ गया। अगर लेबर जॉब के लिए आया तो उसको आप बोलोगे मुझे पॉलीबैग में डाल के सब मोल्डेड पार्ट्स भेजो, हम यहाँ पे फाइनल इंस्पेक्शन करके फिर हम पैकिंग करेंगे। तो इसकी वजह से बॉम्ब्स चेंज हो सकते हैं, इसके लिए मल्टीपल बॉम्ब्स का प्रोविजन दिया। पर 99% हमारे कस्टमर सेम ही एक ही बॉम्ब बनाते हैं, पर ये फीचर है इसका। अभी ये जैसे एक बीओएम है, काफी बड़ा बीओएम है, तो हमारे में मल्टी लेवल बीओएम है, तो आपको एफजी लेवल से एकदम डाउन लेवल तक का भी ट्रेसेबिलिटी मिल सकता है कि इसको एक्चुअल बनाने में कितने प्रोसेस लगे। ये जो भी कलर आपको यहाँ पे ब्लू दिखता है ना, इसका मतलब है कि इसका खुद का भी एक बीओएम है। तो आप जैसे इसको क्लिक करोगे तो नीचे आपको उसका बीओएम दिखेगा कि ये कैसे बनता है। अगर इसमें भी कोई ऐसा आइटम होता जो उसका खुद का एक बीओएम है तो उस पर क्लिक करते तो वो नीचे आता। अब आपको मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप मेरे को पूछो इसका बीओएम कैसे बनेगा, मुझे नहीं पता। इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस तरह बेचते हो और किस तरह इन्वेंट्री रखते हो। सपोज आप कस्टमर को पूरा ये बॉटल बेचते हो, आप इंडिविजुअल नहीं करते, तो आपका बॉम्ब क्या रहेगा, और आप बॉक्स में बेचते हो तो आपका बॉम्ब क्या रहेगा, एक बॉक्स 12 बॉटल, फिर बॉटल का बॉम्ब रहेगा। बॉटल का बॉम्ब में क्या रहेगा, एक कैप एक नीचे का बॉटल। कैप का बॉम्ब में क्या रहेगा, 10 ग्राम पीपी 1 ग्राम मास्टर बैच। नीचे का बॉटल का बॉम्ब में क्या रहेगा, बॉटल विदाउट लेबल प्लस लेबल। फिर बॉटल प्लस विदाउट लेबल का बॉम्ब में क्या रहेगा, 20 ग्राम पीईटी जो भी है। ये आपका बॉम्ब बना। और कोई आदमी बिना बॉक्स के बेचता है तो वो सीधा यहाँ से शुरू करेगा। कोई आदमी दो सेपरेट करता है तो वो 2 अलग पार्ट नंबर बनाएगा, इसका एक बॉम्ब बनाएगा, इसका एक बॉम्ब बनाएगा। तो डिपेंड्स कि आप हाउ यू सेलिंग। बॉम्ब रीयूज होता है। एक तो इसका एडवांटेज ये है कि आपका बॉम्ब रीयूज होता है। एक बार आपने बॉटल का बॉम्ब बना दिया, आपके 5 अलग अलग पैकिंग साइज के कोड्स है, तो आपको बॉटल का बॉम्ब हर बार नहीं बनाना। बॉटल का बॉम्ब एक ही बार बॉटल का बॉम्ब लिंक करते जाना है, तो उसके नीचे का तो सब ऑटोमेटिकली लिंक होता है। आपने एक बार 12 बॉटल का बना लिया तो जब 24 का आएगा तो आप एक डालोगे 24 का बॉक्स 24 बॉटल, और बॉटल का तो बना हुआ ही है, तो वो आपको बहुत। तो इसलिए मैं बोलता हूं ना, SKU लेवल पे आपको पार्ट नंबर रखना चाहिए और सबका बहुत। तो जब आप मटेरियल कैलकुलेटर यूज करते हो तो हमारा मटेरियल कैलकुलेटर आपको रॉ मटेरियल के साथ साथ पैकिंग मटेरियल की भी रिक्वायरमेंट है। और कितनी बार अपने जैसे बिजनेस में माल रेडी होता है लेकिन सिर्फ पैकिंग मटेरियल के कारण माल नहीं जाता है, क्योंकि प्रोडक्शन वाला हमेशा यही सोचता है माल बन गया, बॉटल बन गया तो मैं बेच दूंगा। उसको ये ध्यान नहीं आता है कि डब्बा है, डब्बे के अंदर एक प्लास्टिक की थैली भी अपन डालते हैं कभी कभी इंडिविजुअल पैकिंग करने, वो सब रह जाते हैं। वैड है, अंदर का वैड भूल जाओगे कभी, तो वो सब चीजें हेल्पफुल करती हैं। इट मींस व्हेन, जैसे आपने बताया वैसे 2 अलग अलग प्रोडक्ट्स का मैं कॉम्बिनेशन बना के भी सेल कर रहा हूँ, तो कॉम्बो पैक रहता है। कॉम्बो पैक्स भी आप बना सकते हो। तो खाली डिफाइन करना है आपने ये 2 चीजें मैंने, ऑटोमेटिकली वो बॉम्ब बन जाए। प्लस हमारे बीओएम में आपको अल्टरनेट मटेरियल। अच्छा अभी समझो, एक मिनट, हाँ, एक मैं खुद बनाता हूँ वो प्रोडक्ट हुआ, और एक प्रोडक्ट मेरा वेंडर से आता है जो दोनों का कॉम्बो पैक बना रहा हूँ, तो इसका भी हम बनाना है नहीं बनाना खाली वो बॉट आउट ही है। तो फिर क्या आपको क्या मेहनत कर, अगर आप जॉब वर्क करवा के बना रहे हो तो अलग तो बात। बीओएम बनाना पड़ेगा, लेकिन आपके लिए बॉट आउट ही है तो बीओएम ही क्यों बना। आप ये बॉटल के साथ कैलकुलेटर बेच रहे हो तो बॉटल प्लस 1 कैलकुलेटर, कैलकुलेटर का क्यों बॉम्ब बनाते हो, वो तो आपको मतलब ही नहीं, आपको तो सिर्फ खरीदना है। ओके। यहाँ पे
ये ऑल्टरनेट मटेरियल्स का भी कॉलम है। ये जनरली आपको मोल्डिंग के लिए काम आएगा। जैसे मैंने आपको बोला, आप ग्रेड वाइज अगर इन्वेंटरी मेंटेन करते, आपको पता है मेरी मेन ग्रेड 100 NC है इसको बनाने की, पर आज नहीं है अवेलेबल रिलायंस के पास। तो हो सकता है आप IOCL का कोई ग्रेड यूज कर लोगे या हल्दिया का कोई ग्रेड यूज करोगे जो इक्विवेलेंट MFI का होगा उससे। तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो यहाँ पे BOM में कि अगर ये ग्रेड नहीं मिला तो ये सारे मेरे अल्टरनेटिव ग्रेड। But then can you set the priorities कि first पहले priority 110 रिलायंस का रहेगा, फिर IOCL का रहेगा? नहीं, सबसे पहला तो वही होगा जो मेन आइटम जो है। मेन होगा। अल्टरनेट में प्रायोरिटीज नहीं दी है, सिर्फ हमने लिंकिंग दी है। इससे ये बेनिफिट होती है कि जब कंजम्पशन करते हो आप, या तो इश्यू कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो हम अल्टरनेट्स भी दिखाते हो। तो then फिर PO कैसे रेज हो? PO इज ऑलवेज, PO तो आप ही मैं तो मटेरियल कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके आपको दे देता हूँ, ये आपकी रिक्वायरमेंट है, ये आपकी इन्वेंट्री है और इतना आपने ऑलरेडी माल ऑर्डर पे पेंडिंग। फिर आप डिसाइड कीजिए आपको क्या करना है। अब आपको रिलायंस रिक्वायरमेंट में तो आपको मेन वाला ही आता है हमेशा। Okay. पर आपको पता है इसके सामने अल्टरनेट हम ये यूज कर सकते हैं। तो अगर आपने उसने बोला कि नहीं ये ग्रेड नहीं अवेलेबल, तो आप अल्टरनेट ऑर्डर कर दो, वो आपको करना। ठीक है। देन नेक्स्ट टेक्निकल मास्टर्स में हमारे पास मशीन मास्टर है पूरा, जिसमें आप एक्चुअल आपकी मोल्डिंग मशीन्स ऐड कर सकते हो। तो सारे टेक्निकल फील्ड्स भी दिए हुए इसके अंदर, परचेज डिटेल्स है उनका, मशीन की टेक्निकल डिटेल्स है, जैसे कितने टनेज का है, क्या शॉर्ट वेट है, मशीन मेंटेनेंस मॉड्यूल भी है। आउटपुट, ये आउटपुट मशीन आउटपुट हम सिर्फ सेकेंडरी के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, जिसका फिक्स्ड आउटपुट होता है। जैसे कोई स्टैंपिंग मशीन लिए तो आपको पता है 8 घंटे का फिक्स्ड आउटपुट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ मैन पावर। इसके लिए ये दिया था हमने। एक हमारे पास मोल्ड मास्टर है। मोल्ड मास्टर में ये हमने मोल्डिंग के लिए कस्टमाइज किया हुआ है, क्योंकि अपनी इंडस्ट्री में मोल्ड मल्टीपल मशीन्स पे लगते हैं। तो आप प्रोडक्शन में जो स्टैंडर्ड साइकिल टाइम गिनते हो, क्योंकि आपका आउटपुट आपके साइकिल टाइम पे डिपेंड करता है। तो आज ये मोल्ड अगर 150 टन पे चल रहा है तो ये साइकिल टाइम है। अगर वो 100 टन पे चलेगा तो थोड़ा बढ़ जाएगा, हो सकता है 200 पे चलेगा तो और कम हो जाएगा, और 250 पे तो चल ही नहीं पाएगा, वो मोल्ड बना ही नहीं है 250 टन के। तो आप इसमें हर मोल्ड के सामने पहले तो ये मोल्ड से कितनी आइटम्स बन सकती है वो आप मैप कर सकते हो, प्लस ये मोल्ड इस मशीन पे लगा तो क्या क्या साइकिल टाइम पे लगता है आप वो भी डिराइव कर सकते हो। अब उसमें आप या तो मशीन लेवल तक भी जा सकते हो या तो मशीन ग्रुप लेवल पे भी जा सकते हो, दोनों प्रोविजन दिया हो। कोई बोलता है कि चलो कोई भी 150 टन की मशीन हो, साइकिल टाइम 26 सेकेंड ही है, पर लेकिन नहीं, आपके यहाँ ऐसा है कि जॉन वाई की है तो 26 है, लेकिन LNT की है तो 25 है। तो आपको वैसा भी रखना है तो वैसा फंक्शन भी कर सकते हो। उससे आपकी प्रोडक्शन एफिशिएंसी उतनी इफेक्टिव आती है, क्योंकि आज जब आप उतना बाइफरकेटेड बताओगे तब जाके आपकी प्रोडक्शन एफिशिएंसी परसेंटेजेस ऑटो कैलकुलेट होते हैं, तो वो आपको उतने एक्यूरेट दिखेंगे। एंड प्लस पर्टिकुलर मोल्ड, समझो कोई वेंडर के पास गया, समझो अपना मशीन ब्रेकडाउन है 2-3, और बाहर कहीं लेबर पे देना है, मेरे को मोल्ड करवाना है, तो एटलीस्ट आई हैव द डेटा विद मी। और इससे क्या होता है कि एक इन्होंने प्रोडक्शन आज निकाला, ये वर्कर है आपके, इन्होंने आपका प्रोडक्शन निकाला, इन्होंने 1000 पीस निकाला, उन्होंने 800 निकाला, लेकिन आप उनको शाबाशी दोगे क्योंकि रिपोर्ट बताएगा कि उन्होंने जिस मशीन पे निकाला 800, उसका मतलब उन्होंने 90% पे चला, इन्होंने 1000 चला लेकिन सिर्फ 70% पे चला है, क्योंकि इनके पास अच्छा मशीन था। नॉर्मल ERP में ये नहीं होता, क्योंकि ये अपना कस्टमाइज मोल्डिंग के लिए, तो उसमें आपको ये मालूम पड़ेगा कि efficiency just doesn't depend on a product, it depends on the mold and the machine combination. तो 800 वाले को शाबाशी मिलेगी, 1000 वाले को डांट पड़ेगी, उल्टा, because उसको efficiency is the calculator. तो ऑटो कैलकुलेट होकर आ जाता है। प्लानिंग के लिए ये जो आप मास्टर बनाया है वो प्लानिंग के लिए काम लगेगा? हाँ, प्लानिंग में भी लगता है ना। प्लानिंग में जब मशीन शेड्यूलिंग का आपका स्क्रीन आता है, उसमें जैसे ही आपका ऑर्डर से ब्रेक होके सारे मोल्डिंग कंपोनेंट्स आ गए,
तो हर एक के सामने मोल्ड दिखता कौन है से कितने machine मोल्ड में अवेलेबल available है है। और ये मोल्ड किस किस मशीन पे लग सकते हैं, फिर उस हिसाब से प्रायोरिटी सेट होती है। प्रोडक्शन स्क्रीन प्रोडक्शन का मॉड्यूल ऐसा है कि वो ये एक ही मॉड्यूल ऐसा है जो इस इंडस्ट्री का होके भी अलग अलग जगह पे अलग अलग वैसे चलता है। उसका रीजन है कि वो डिपेंड करता है आपके पास कितना मैन पावर है एंट्रीज करने को, और प्लस आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। कुछ कंपनीज है जो एक्चुअल में रिक्विजिशन इश्यू सिस्टम चलाती है कि आप रिक्विजिशन दोगे ईआरपी में। अब रिक्विजिशन हमने अब ईआरपी में ऐसे बनाया है कि अब आपका मटेरियल ऐसे नहीं मांगा जाएगा कि मुझे 10 टन पीपी दो, मुझे बताओ, मुझे सिर्फ ये दे दो कि मेरे को इतना प्रोडक्शन करना है, मुझे इतने पीस निकालने इसके, इतने पीस निकालने इसके। सिस्टम आपको बीएम से कैलकुलेट करके बताएगा कि आपको इतना केजी पीपी देना है, इतना केजी एचडी देना है, इतना केजी मास्टर बैच देना है, और प्लस कोई पैकिंग मटेरियल साथ में देना होगा। तो उसमें भी फैसिलिटीज है कि पॉलीमर 25 के राउंड ऑफ में रिक्विजिशन होगा। जैसे सिस्टम ने तो कैलकुलेट करके बताया 673 केजीज है, लेकिन आपको पता है कि 2 किलो कोई निकालने नहीं बैठेगा, उसको 675 मिलेगा। तो नेक्स्ट टाइम जब रिक्विजिशन डालेगा तो अपन हम लोकेशन स्टॉक भी चेक करते हैं कि एज ऑन डेट उसके लोकेशन पे कितना स्टॉक पड़ा है। ओके, तो उसमें ऐसा भी प्रोविजन है, कुछ लोग मशीन वाइज रिक्विजिशन डालते हैं क्योंकि वो हर मशीन की अकाउंटेबिलिटी रखना चाहते हैं, पर कुछ लोग शॉप फ्लोर वाइज इश्यू करते हैं, तो आप शॉप फ्लोर वाइज भी इश्यू करा सकते हैं। अगेन आपके ऊपर है, मशीन वाइज कराओगे तो हर ऑपरेटर विल बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज मटेरियल। शॉप फ्लोर पे किया तो आप बोलोगे तूने जलाया, ये बोलेंगे उन्होंने सबका जलाया। है वो किसका नहीं। फिर वो टोपी घूमती रहेगी। तो अभी जिनको हम कन्विंस कर सकते हैं उनको तो मशीन वाइज करवाते हैं, जिनको नहीं कर पाते वो कुछ खुश ऐसे भी हैं जो बोलते हैं हम रिक्विजिशन इश्यू करेंगे नहीं, सीधा प्रोडक्शन बुक किया तो आरएम गोडाउन से माइनस हो जाना चाहिए। ऐसे भी लोग हैं, तो वैसे भी चलता है। बट इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट अ गुड फैक्ट। देखते हैं कि उस मशीन पे ऑलरेडी 100 किलो माल पड़ा है तो वो 100 किलो माल कम इशू करेगा। तो पहले तो मैं आपका मटेरियल बचा रहा हूँ। दूसरा, अगर बिल ऑफ मटेरियल में लिखा है कि 5% ग्राइंडिंग अलाउड है, और अगर स्टोर में ग्राइंडिंग पड़ा है ना तो पहले वो 5% ग्राइंडिंग देगा और 95% वर्जन देगा। अच्छा, तो आपका उसमें से भी saving- 5% निकाल लें। सेविंग हुआ आपका, बराबर है। कौन प्रोडक्शन मैनेजर जाके स्टोर में बोलता है मेरे को ग्राइंडिंग दे? मैंने को तो आज तक नहीं मिला। तो अगर आप सिस्टम फॉलो करोगे तो आप ऐसा सिस्टम ही बना दो ना, तो स्टोर कीपर जूनियर भी होगा। देखो, प्रोडक्शन मैनेजर हमेशा सीनियर होता है, स्टोर कीपर तो जूनियर ही होता है। चलती तो स्टोर प्रोडक्शन मैनेजर की है। अभी सिस्टम ही ऐसा है कि सर मैं क्या करूं सर, सिस्टम में पहले ग्राइंडिंग ही आता है, मेरे को देना पड़ेगा। आप बॉम्बे ऑफिस बात कर लो ना। आपको वैसे कंट्रोल लाना पड़ेगा। स्टोर वाला तो बोलेगा 100 नहीं 125 लेके जाना पड़ेगा। तो उसमें आपने लिखा है 10%, तो हमारे यहाँ ग्राइंडिंग का भी पार्ट नंबर बनता है। सपोज ये कैप का पार्ट नंबर है कैप 001, तो इसका ग्राइंडिंग का पार्ट नंबर है कैप 001 आर, या ऐसा कुछ है, आर ऐसा है। अगर दूसरा कैप है बड़ा जो सेम कलर का है, तो उसका ग्राइंडिंग का यही पार्ट नंबर रहेगा क्योंकि वो सेम है। सेम है, कलर सेम तो है। उस वक्त आप ऑटो मत क्रिएट करना, उसमें एक पार्ट नंबर डाल देना यही, तो वो ग्राइंडिंग 2 जन के लिए यूज हो जाएगी। और अगर उसमें लिखा है 10%, तो पहले 10% इशू करें। अगर आप फ्रीडम दे दोगे कि ऑटो कंजम्पशन करने का, तो आपके यहाँ कभी नहीं होने वाला है। कोई ग्राइंडिंग वापरता नहीं है, कोई मांगता नहीं है। जिस दिन आप तीनों वहां पर डंडा चलाते उस दिन ग्राइंडिंग पहले आता है। तो ग्राइंडिंग लेता है। ग्राइंडिंग नहीं चाहिए तो भी ग्राइंडिंग ही आता है। और ये खाली तो जिस दिन आपको लगेगा यार, गुस्सा आएगा कि अरे कितना परचेज हो रहा है, कैश फ्लो नहीं है, इतना ग्राइंडिंग पड़ा है, वो क्यों नहीं वापरते, उस दिन 4 दिन तक वापरेंगे ग्राइंडिंग, 5वें दिन तो वापस कौन ग्राइंडिंग और तब तक पैसा ब्लॉक हो गया वो सब चीज का हो ही जाता है ना। एंड पड़े ग्राइंडिंग साल भर बाद तो उसमें भी कचरा लगता है, फिर आप ही फेंक दो। तो वो भी हार्ड होते जाता है वो, हाँ। पता नहीं वो ग्राइंडिंग का क्वालिटी चेंज हो जाता है। प्रोडक्शन रिपोर्ट का स्क्रीन है, तो इसमें आप आपका
कौन से डिपार्टमेंट का प्रोडक्शन रिपोर्ट है, कौन सी शिफ्ट का है। इसमें भी ऐसा है, आप शिफ्ट वाइज एंट्री करना चाहते हो तो आप शिफ्ट वाइज भी कर सकते हो, 24 आवर रीडिंग लेना चाहते हो तो 24 आवर रीडिंग भी ले सकते हो। कौन से मशीन का प्रोडक्शन है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि इस मशीन सिलेक्शन पे डिराइव होता है कि उसका स्टॉक कहाँ से माइनस होगा और जो प्रोडक्शन होगा वो स्टॉक कहाँ बढ़ेगा, क्योंकि उसमें भी चैलेंजेस है। कुछ कंपनियां बोलती है प्रोडक्शन जैसे ही बुक हुआ तो मशीन पे ही बुक होना चाहिए, फिर हम एक ट्रांसफर नोट मारेंगे जो फिजिकल चेक होगा वहाँ पे कि हाँ इतना पीस आया कि नहीं है। कई जगह पे वो सब सिस्टम नहीं, वो बोलते हैं नहीं डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाना चाहिए स्टोर के अंदर, तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रोड्यूस्ड क्वांटिटी डालनी है, प्लानिंग कितनी की थी वो क्वांटिटी भी आप डाल सकते हो, जिससे आपको पता चले कितना परसेंटेज प्लानिंग अचीव कर रहे हैं। अगर आपका कुछ रिजेक्शन हुआ है तो रिजेक्शन भी डाल सकते हो। जैसे रिजेक्शन होता है तो आपको रीजन भी बताना पड़ता है कि ये रीजन से रिजेक्ट हो। डाउन टाइम का प्रोविजन है, अगर आपको स्टॉपेज मिला है शिफ्ट में बीच में तो आप स्टॉपेज भी रीजन वाइज डाल सकते हो इन मिनट्स। तो ये रिपोर्ट्स भी आपको मिलती है कि कितना रिजेक्शन परसेंटेजेस निकल रहा है अपना, किस मेजर रीजन से रिजेक्शन हो रहे हैं। मगर ये प्रोडक्ट वाइज मिलेगा कि मशीन वाइज मिलेगा? ये जो डाउन टाइम मशीन वाइज मिलेगा, रिजेक्शन प्रोडक्ट वाइज मिलेगा। और इसका रीजंस का आप को पकड़ सकते हो। जैसे अगर मैन पावर शॉर्टेज है तो प्रोडक्शन मैनेजर को भी पकड़ने का कोई मतलब नहीं है। HR आपका मैनेजर जो को HR है या GM है उसको पकड़ना चाहिए कि आदमी क्यों नहीं है। मटेरियल शॉर्टेज है तो परचेज वाले को पकड़ना है कि आया क्यों नहीं, पावर शॉर्टेज है तो है कि अभी DG बिठाना है कि नहीं बिठाना। वो यू नो स्टोरेज नहीं है, परचेस हाँ। कुछ भी है नहीं रीजन। तो मास्टर्स आप Define हो ऐसे जाएगा। आप ऐसे डिफाइन, तो अभी लीन सीजन है, सेल्स के लिए लीन सीजन जैसे मार्च एंडिंग या अप्रैल है जहाँ पे ऑर्डर्स नहीं रहते हैं। नो ऑर्डर भी आप डाल दो। ओके, सो आप मार्केटिंग मैनेजर को पकड़ो। हम तो जीरो प्रोडक्शन का भी प्रोडक्शन भरवाते हैं ना, है ना? कंपलसरी नहीं रखा है, आप मारना चाहते हो तो जीरो प्रोडक्शन भी मार सकते हो, उसमें स्टॉपेज टोटली जो रीजन रहेगा वो डाल सकते नो ऑर्डर हो। ऑर्डर आप करवाओ ना, वो उससे भी तो एक दिन पहले का क्या परचेज हुआ, वो क्या सेल हुआ, वो क्या प्रोडक्शन निकला, वो डेटा भी आता है। मिनिमम स्टॉक अगर आपने अपलोड किया है ERP में तो उसका भी आपको हर रोज ऑटो अलर्ट आता है कि कितनी ऐसी आइटम्स है जो आपके RM स्टोर में मिनिमम स्टॉक के नीचे RM और फिनिश में दोनों में। आए। और ये जो आपने बोला बीच में सेल्स के साथ में आता हूँ मैं, जैसे कि हमने सेल्स में LR नंबर डाल दिया तो ऑटो मेल भी जाएगा पार्टी को, ये LR नंबर, ये माल निकला, ये बिल नंबर। नहीं, वो हम रात को इनवॉइसेस ही ऑटो ईमेल करते हैं। इनवॉइस ऑटो मेल होते हैं, LR और वो कुछ नहीं होता। तो उसमें डिटेल रहती है ना, इनवॉइस में में LR PDF में LR नंबर LR डेट होता है पहले से। वो सब चीज डाल के फिर अभी हमारा कैसा होता है कि व्हेन वी सेंड इट थ्रू ट्रांसपोर्ट, तो हाँ, तो समझो मैं भिवंडी जोड़ ट्रांसपोर्ट में करके गया आपसे होता है बोला, मटेरियल जोड़ को, करके सर। तो LR मिलने इनवॉइस तो तभी बना के भेज दिया, LR 2 दिन के बाद मिलता है, कहीं ट्रांसपोर्टर 2 दिन के बाद LR देता है, तब क्या करें? कहीं दोस्त उसमें दो तुम लोग दो का फीचर है ना तुम्हारे उसमें, एक टेम्पो का वो था ना, टेम्पो और LR नंबर दोनों डालते हो तुम? नहीं, व्हीकल नंबर डालते हैं। व्हीकल नंबर तो समझो मेरा खुद का वो तो जो निकल मेरा गया। फैक्ट्री पे नहीं, LR नंबर एक ही है। हाँ, LR नंबर एक है, पर ड्राइवर नेम भी ड्राइवर नेम, ड्राइवर कांटेक्ट नंबर वो सब है। तो हम जो ऑटो ईमेल भेजते हैं उसमें पूरा का पूरा इनवॉइस का PDF ही भेज देते हैं और मेल के टेक्स्ट बॉडी में लिख आपको देते वेट करना LR तो मेरे पास पड़ेगा, दूसरे दिन आते हैं। तो आपको वेट करना पड़ेगा जब तक LR डिटेल्स नहीं आती, तब तक वो वाला इनवॉइस मेल नहीं होगा। सोचा जा सकता है। इट्स अ गुड सजेशन, वी कैन थिंक अबाउट इट। मैच हो चुका है, LR डिटेल्स नहीं है, कस्टमर यहाँ फोन करके पूछते हैं कि भाई माल Regular गया है कि नहीं गया। वही होता है, वही होता है, LR डिटेल नहीं होने की वजह से वो फिर वही होता है। अटक जाते हैं। कस्टमर का तो That इधर can माल be- निकला, इधर मालूम होना चाहिए मेरा माल। या तो रीसेंड का एक ऑप्शन हो सकता है कि आपने बटन दबाया तो वापस से चले गए LR नंबर डालने के बाद। एक बार तो इंटीमेशन जान दो, हमारा ऑटोमेटिक सिस्टम मत डिस्टर्ब करो, बराबर है। वो चलने दो। और आपके लिए सोच सकते हैं कि आपने क्लिक किया तो वापस से मेल चले गया, आपने जब अपडेट किया उसमें LR जब आया तो मैंने अपडेट किया तो फिर से वापस से वो सोचा जा सकता है। जो ऑटोमेटिक है सिस्टम, उसको मत और डिस्टर्ब उसमें LR का ही ईमेल का ही ऑप्शन है या व्हाट्सएप पे ऐसा कोई ऑप्शन है? SMS का व्हाट्सएप पे SMS के लिए आपको गेटवे खरीदना पड़ेगा। गेटवे खरीदना पड़ा, बट इसमें व्हाट्सएप का जो है वो अब तक पब्लिक हुआ नहीं। नहीं हुआ।
ऐसी सर्विसेज के लिए public नहीं है। ओनली नथिंग मैंने क्योंकि परमिशन क्या है नहीं। कि कितने लोग जीटी में जो है ना दे आर नॉट मींस यूज्ड टू विद दिस पीसी हाँ। दैट यूज नहीं करते, कई लोग अभी भी जो अपन backward अभी है। यूज करते हैं, कोई कोई बार अपने को बुक माई शो वो सबसे व्हाट्सएप का भी ऑटोमेटेड मैसेज आता है, लेकिन वो अब तक पब्लिक नहीं हुआ है। बुक माशो में आता है हमेशा। अगर वो उन्होंने कुछ पायलट किया है। कंपनीज को ही टेस्टिंग के लिए दिया है, ओके अभी पब्लिक नहीं किया। हमने कोशिश की है ढूंढने की, अभी तक हुआ नहीं। जाएगा वो पीडीएफ फॉर्मेट जाएगा, कौन सा फॉर्मेट में जाएगा? PDF। बिकॉज ये तो हैवी कितना हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। PDF। और ऑटो आपका ईवे बिल बन जाएगा, अब वो बनने हाँ, वाला है। इसमें ईवे बिल इंटीग्रेशन का फैसिलिटी जैसे टेली में भी है। हम्म। हाँ, टैली जैसा ही। तो टैली खुद एक जीएसपी है, पर हमने एक दूसरे वेंडर के साथ टाई अप किया है, अच्छा उसका इंटीग्रेशन है इसके साथ। ओके तो वो एक इनवॉइस के पीछे 10 पैसा लेता है। तो आपके जैसे साल में समझो 3000 इनवॉइस बनने वाले हैं, तो 10 पैसे के हिसाब 300 से रुपया उतना लगेगा। आपको रिफिलिंग करना पड़ता है उसके बाद। एसएमएस गेटवे की तरह। ये सब, क्योंकि वहाँ सब वाड़ा cloud- में जहाँ पे हमारा फैक्ट्री है वहाँ पे इंटरनेट का स्पीड इतना हाई नहीं है, तो विल इट वर्क? चेक करना पड़ेगा आपके यहाँ से। हमारे सर्वर्स तो सही कई डिप्लॉयड हैं, तो एक बार बाड़ा में जाके लॉगिन करके देखना पड़ेगा। स्पीड कितना चाहिए मिनिमम स्पीड? 1 Mbps का तो कनेक्शन अभी तो हो गया ना। हाँ, वन MB किसी दिन बहुत अच्छा रहता है, किसी Users- दिन हवा चलती है users तो तो भी तो बहुत नेटवर्क भी सब गुल रहता है। क्योंकि अभी तक हमारे इधर सब बाड़ा में कस्टमर कहाँ? दमन, बाड़ा में सिलवासा, ज्यादा। बद्दी, कभी-कभी मेरे तो बद्दी में भी कस्टमर है, देहरादून में कस्टमर है, सब बॉम्बे के सर्वर पे चलते हैं। आज तक तो एसएसएफ के दो नेट काम कहाँ नहीं कनेक्टिविटी का इशू है वहाँ पे, और कुछ नहीं। नहीं, इट इज नॉट। प्लस लेबर जॉब मॉड्यूल भी है। अगर आप किसी से लेबर जॉब करवाते हो या आप White किसी का पर बना लेबर हुआ जो जॉब partner करते हो, dairy तो में। उसकी मॉनिटरिंग, तो जो आपके एनेक्स्चर्स बनाने हैं, एनेक्स्चर 2 है, वापस जीआरएन लोगे, एनेक्स्चर 6 दोगे, तो वो सब भी आप कर सकते हो। क्यूए उसमें भी आ जाएगा ना? हाँ, उसमें भी क्यू है। जीएसटी रिटर्न के लिए जीएसटीआर 1 है, 3B है, और लेबर जॉब का आईटीसी 4 है। अकाउंट वालों को सब भी बाद में इसमें ही काम करना पड़ेगा या टेली में काम कर सकते हो लोग? दोनों ऑप्शन है। दोनों ऑप्शन है। आपको अगर आपका अकाउंटिंग नहीं टच करना है टैली से, तो दिन के एंड में जितना सेल हुआ और जितना परचेज हुआ, हम एक्सपोर्ट करके टैली में डंप करते हैं। जाएगा इसमें से एक्सपोर्ट होकर टेली में। हमारे एक कस्टमर कर रहा है एक तो customer बराबर का- डेटा ले रहे हैं दोनों का नहीं, उसमें 3 साल आप से। एक काम कर सकते हो, आपका जो टैली वाला है उसको पूछ लो कि इंपोर्ट कैसे होगा, क्या फाइल फॉर्मेट देगा एक्सेल का, उस एक्सेल में हम एक्सपोर्ट करके डेटा दे देंगे, तो इंपोर्ट यूटिलिटी तो उनको बना ओके। अगर आपका वेंडर बोलता है नहीं पॉसिबल है, तो हमारे जो एक कस्टमर ने करवाया है उसके टैली वाले से हम उसका नंबर आपको दे देंगे। अब उस वेंडर पर से बात फर्स्ट करें। प्रेफरेंस आप आपके टैली वाले को दो, क्योंकि इनका मैंने ऐसा एक्सेल में होता से है। इंपोर्ट करता है हमारा बराबर। हमारा वो क्या है कि दोनों पहले चालू रखेंगे, जैसे ये प्रॉपर परफेक्ट हो गया तो तब आप अकाउंट्स में आ जाना। तभी अकाउंट्स में आ जाएंगे। क्योंकि पहले तो क्या है चालू कि ये टैली में क्या होता है, उनकी हाँ, नहीं, वही। implement नहीं, होते सही हैं है, सही है। अलग-अलग। अपना अब अपनी बात भी आपने वही किसी हुई बाहर थी। वाले से टैली में कस्टमाइजेशन करवाया ना, तो दोबारा हाथ नहीं लगाएंगे। हम्म। तो हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस पहले एग्जिस्टिंग को आपके खुद के existing वाले वालों को, को ही दे। जिससे आपको कंफर्ट लेवल है। कुछ ब्राउज रिपोर्ट्स ये अभी रिपोर्टिंग है। ये जो रिपोर्ट्स है सारी, ये सब एक्सेल डाउनलोडेबल रिपोर्ट्स है। ये हमने नई अभी ब्राउज रिपोर्ट्स भी बनाई है। इससे क्या होता है, डेटा आपको स्क्रीन पे ही दिख जाता है। ड्रिल डाउन रिपोर्ट्स है सारी, जैसे आपको परचेस ऑर्डर है तो हर एक रिपोर्ट में आपको 13-14 फॉर्मेट्स दिखे। आपको पार्टी प्रोडक्ट वाइज समरी देखना है, पार्टी प्रोडक्ट वाइज डिटेल देखना है, या आपको सिर्फ एक ही पार्टी का पूरा डिटेल देखना है, तो वो सब भी आप देख सकते हो। टॉप पे ही दे दिया। हाँ, यहाँ पे फिल्टर्स भी दिए हुए कि आपको कौन से रजिस्टर के पीओ चेक करने, कुछ नहीं सिलेक्ट करोगे तो सब लेता है बाय डिफॉल्ट। आपको सिर्फ आरएम के ही पीओ देखने हैं, तो आप सिर्फ आरएम के पीओ भी देख सकते हो। जैसे ही सर्च करोगे तो सिर्फ आरएम के पीओ आ जाएंगे सारे। जैसे ये मेरा वेंडर है, तो इसको मैंने इतनी आइटम दी थी टोटलिटी में, तो कितनी कितनी क्वांटिटी दी थी, उसके सामने कितनी कितनी आई है अब तक। यहाँ से आपको उसका एक्सेल भी निकलता है चाहिए तो। अगर आपको कभी कोई कॉलम विजिबिलिटी फॉल्स करनी है तो वो भी कर सकते हो कि मुझे सिर्फ यही कॉलम देखने हैं। तो आप यहाँ से हटा दोगे तो उतने कॉलम हट जाते हैं ऑटोमेटिकली पीछे से।
नहीं, वो वाली सर्च वाली रिपोर्ट दिखा ना, बड़ी वाली जो पहले की जो थी ना, बहुत ये प्रिंट भी दिया हुआ है, आपको अगर प्रिंट लेना है प्रिंट भी ले सकते हो पूरा का पूरा उसका। HR मॉड्यूल है, HR मॉड्यूल। HR मॉड्यूल मैंने बताया था आपको, मेरा ओरेकल में है एक उसमें पेरोल मॉड्यूल है और कुछ रिपोर्ट्स हैं उसमें HR की। पेरोल तो है पर वो ओरेकल में है। तो मेरे को आपके लिए वैसे भी मेरा विचार तो है कि इसको इसी प्लेटफॉर्म पे लाने का, क्योंकि ओरेकल बहुत महंगा प्लेटफॉर्म है। तो अभी ओरेकल तो हमने वो बहुत बड़े कस्टमर के लिए बनाया था जिनके यहाँ ओरेकल चलता था। एक डिस्ट्रीब्यूटर है मेरा, सपोज डिस्ट्रीब्यूटर आपके HML एक सेल्समैन दी है, तो कौन से एरिया में विजिट किया, वहाँ के जो भी उसके लास्ट डीलर है, रिटेल शॉप है, उनकी डेटा डालनी है, वो सब मोबाइल में विजिट रिपोर्ट्स ऐसा रिपोर्ट्स भी है यहाँ पे। ग्रुप वाइज सब नहीं, नहीं, सेल्समैन वाइज, आपको डिस्ट्रीब्यूटर month वाइज, wise भी देख सकते हो। जोन वाइज। एक मिनट आप देख लीजिए ना, जैसे नहीं कॉमन चीजें तो जनरली होती है। जैसे आपको पार्टी वाइज समरी चाहिए वो मिलेगी, पार्टी वाइज डिटेल है वो मिलेगी। जोन वाइज या सेल्समैन जोनल मैनेजर है, तो ये जोनल मैनेजर इस एरिया का है, उसके अंडर में इतने डिस्ट्रीब्यूटर, तो वो सबका एक हम सेल्स उसके हाथ रजिस्टर में सेल्स पर्सन लाके दे देते हैं आपको, हाँ सेल्स पर्सन वाइज हो गया, तो उसका हेड में वो सब पार्टी डाल दी मैंने, तो हो गया। वो एक बनानी पड़ेगी हेड का क्लबिंग करने का। क्लबिंग। इंडिया हम लोग सेल्स पर्सन वाइज तक दे देते हैं, हाँ वो क्लब नहीं करते कि उसके ऊपर का मैनेजर वाइज नहीं देते, पर हाँ। सेल्स पर्सन वाइज दे देते हैं। वो सेल्स wise पर्सन दे को देते सबको मैं क्लब करके एक हाँ, मैनेजर स्टेट हाँ, वाइज सेल्स मिलती है कि हर स्टेट वाइज सेल्स इतनी है। हम्म। जनरली क्या होता है आपके मैनेजर स्टेट वाइज डिप्लॉयड होते हैं। बराबर है, तो मैं 4 स्टेट के लिए एक मैनेजर अभी हाँ, समझो, तो उसका मुझे दिखता है, तो 4 उसको स्टेट क्लब का हो रिपोर्ट जाएगा। निकाल लो, टोटल हो गया तो आपका मैनेजर का रिपोर्ट हो गया। हाँ, वो अलग निकालना पड़ेगा, उसको भी क्लब कर सकते हैं हम लोग। फिर वो आप जैसे अब आपका क्या स्ट्रक्चर है उसके ऊपर, ये क्या है, ये जनरलाइज हो जाने से सब रिपोर्ट डेटा आ जाता है, तो फिर अपने अपने हिसाब से लोग अपना रिपोर्ट देने लगते हैं। और क्लिकेबल भी रिपोर्ट है क्या? ये अकाउंटिंग के भी है रिपोर्ट्स यहाँ पे। એક મિનિટ પેલા ઉપર હિતેશભાઈને બોલાવી લો, એટલે એકાઉન્ટિંગ માટેને શું જરૂર છે ને શું પૂછવું છે। नहीं, मैं आपको रिपोर्ट का ही फॉर्मेट बता रहा हूँ। अकाउंट्स फिर मैं तो स्टार्टिंग से फिर पूरा अलग से लेता हूँ। पहले आप लोग देख लीजिए, हाँ फिर जब भी लेंगे तभी हाँ। वो अकाउंटेंट को हाँ बुलाएं। तब आप बुला। पार्टी वाइज अभी रेट मास्टर डालते हैं हम लोग, कोई भी पार्टी का ये स्टैंडर्ड रेट है, कभी उसमें कुछ मैनुअल चेंज करना है तो ऑप्शन है, कभी जरूरत पड़ी कि भाई राहुल स्पेशली वन टाइम के एक लॉट के लिए हमने ये स्टैंडर्ड ये आइटम का रेट 50 रुपये है कोई पर्टिकुलर पार्टी के लिए। अभी एक लॉट है मेरे पास, मुझे उनको निकाल देना है एक पार्टी को ही 50 के या 45 में देना सेल्स ऑर्डर मैनेजमेंट मैनेजमेंट वाला वन टाइम के लिए है। इट कैन बी सेल्स ऑर्डर मैनेजमेंट आपके पास है, आप जब जो मैन्युअली वन टाइम करना है, चेंज करना है, फिर आगे से जब पकड़े तो वापस 50 ही पकड़ना चाहिए। वो तो होता ही है। इसलिए वो मैनेजमेंट का अलग बनाकर दिया हुआ है, वो ओनली मैनेज डेस्कटॉप। जैसे आप आए यहाँ पे जो आपको 1 जून से लेके 30 जून के बीच में आपको कितने ऑर्डर्स मिले, अगर आपको वो देखना है, यानी कितने ऑर्डर्स में डिलीवरी डेट है इस पीरियड की, डिलीवरी डेट इस पीरियड की है, तो वो पूरे क्वांटिटी वाइज आ जाते हैं आपको यहाँ पे। जब इसको यहाँ से जैसे ही सेव करोगे तो हर एक का इंडिविजुअल बॉम्ब ब्रेक कर 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 करके वो पूरा आपको रिक्वायरमेंट क्वांटिटी देगा आरएम वाइज। ये आ गई यहाँ पे आइटम रिक्वायरमेंट्स में आपको टोटल क्वांटिटी में आपको हर चीज कितना 6 महीने में कितना रॉ मटेरियल required। लगने वाला है। आप जून की करो ना, अभी बैठ के आप जून की आपको करो, अभी तो ऑर्डर जून के आए नहीं। लाल लाइन वाले भी दिख हाँ, रहे हैं, अगले हफ्ते वो का आपके करो या जो WIP भी। आइटम्स है। तो इससे प्रोडक्शन वालों को भी पता चलता है कि प्रोडक्शन क्वांटिटी कितनी निकालनी है हर पीस। तो जो ब्लैक है वो आपके बॉट आउट आइटम्स है, जो रेड है वो आपके मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स है। तो आपको क्या मैन्युफैक्चर करना है वो भी मिल गया, क्योंकि ये बॉटल बेचनी है तो, लेकिन आपको मैन्युफैक्चर तो ये करना है ना, बॉटम विदाउट लेबल, वो तो मैन्युफैक्चर करना है, और कैप मैन्युफैक्चर करना है। आपके लिए कुछ स्टिकर्स विकर्स पड़े, पैकेजिंग मटेरियल कुछ भी मत। एज वाइज स्टॉक हाँ एजिंग स्टॉक है।
क्वांटिटी एजिंग ये यहाँ पे नंबर ऑफ डेज अप टू बिटवीन, ये बाय डिफॉल्ट आते हैं, ओके आप चेंज कर सकते हो। ओके सेल में आ जाए ये आइटम टोटल इतना स्टॉक है इसका, कौन से ड्यूरेशन, 61 to 90 डेज के ड्यूरेशन पे पड़ा हुआ है। आप जो वहाँ पे क्राइटेरिया सिलेक्ट करोगे उस हिसाब से आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट भी ऐसे है, पेमेंट आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल Aging. नहीं एजिंग में आप सेलेक्ट कर सकते हो आपको क्या चाहिए, जैसे इसमें राहुल ने दिखाया था ना, मोर देन 60 डेज का चाहिए तो आ जाएगा, मोर देन 30 डेज का आप चाहिए, 90 डेज 30 to 60 लिखो, या आपको चाहिए तो हाँ वो तो इसमें 15 to 45 करो। हाँ, इसमें तो है, हाँ। इसमें भी हाँ। पूरा वो लेवल इसके का बड़ा रहेगा हमेशा, तो आपको हमेशा एनालिसिस में मिलेगा ये प्रोडक्ट इतना पुरानी एमआरपी में पड़ेगा। मतलब प्रोडक्ट ही अलग होगी ना, मतलब वो हाँ, नहीं, अब आप तो item भी अलग पार्ट हो गया। नंबर अलग इतना अलग बनाते part जाओगे number प्राइस पे, तो पता नहीं क्या प्रैक्टिकल है कि नहीं। तो राहुल का सजेशन मेरे को ज्यादा बेटर लगा कि आप एक ओल्ड स्टॉक स्टोर बना दो, उसमें ट्रांसफर है, तो आप इन्वेंट्री उधर की इन्वेंट्री को ध्यान मत दो, अच्छा। सिर्फ इधर की इन्वेंट्री को ध्यान दो। नहीं तो लेबल तो आपको 2 लाख दिखेंगे, लेकिन वो सारे 2 लाख अगर ओल्ड स्टॉक में मीन्स आप नहीं वापस सकते, या रिजेक्टेड स्टोर में रख दो उसको, रिजेक्टेड स्टोर में ट्रांसफर करो ना, बेस्ट इज टू कीप इट इन रिजेक्टेड स्टोर। अंगार में हाँ, तो इसमें भी नहीं आएगा। मेरे जो भी इनवॉइस बनते हैं, जो इनवॉइस बनते हैं साथ में उसमें कौन से कार्टून है वो फिक्स है मेरे, ये आइटम का इसका इतना, एक कार्टून का इसका, 2 कार्टून का इसका, सीबीएम कैलकुलेशन करके मुझे इनवॉइस बनेगा तभी साथ में मिल जाएगा कि इतना सीबीएम का माल हुआ, सीवीएफटी का माल हुआ, क्योंकि हमारा एलआर जो ट्रांसफर तो होता है, साथ में अपन invoice इसमें के साथ देते में हैं ना, बनेगा, अपन एक्सपोर्ट में तो देना ही पड़ता है, नहीं लोकल में भी मिल जाएगा ना, लोकल में भी मिल जाएगा। सो दैट यू कैन प्लान योर व्हीकल बेसिकली। व्हीकल प्लान कर सकते हो। और मुझे पता भी है कि वो ट्रांसपोर्टर मैंने 10 सीएफटी लिखा, 10 सीएफटी का ही वो पैसा लगेगा, वरना हमने गिना नहीं, वो 10 का 12 सीएफटी खुद गिनेगा, खुद लगेगा। इन शॉर्ट हर एक इनवॉइस में मिलना चाहिए, कंट्रोल रहेगा। हम लोग अभी क्या करते हैं, मैन्युअली वो एक्सपोर्ट में तो टाइप है, करके लोकल में भी भेजते copy कर हैं। सकते हैं। ओके, अभी हम लोग मैन्युअली पूरा टाइप करके भेजते हैं, साथ में ये सीएफटी सेट इट साथ में आ जाएगा ना। બોલાય તો ફેર ત્યારે ફરીથી ગણવું પડે ને આખું સાથે એક અલગથી કાગળ લગાડે જ નહીં એટલા સીએફટી દેટ ઇઝ નોટ રિક્વાયર્ડ ને, ઓટોમેટિક સાથે જશે એલઆર બિલની સાથે એટલા સીએફટી નો માલ છે। आपको Master वो तो content हाँ, का length with height देना। वो देना पड़ेगा, वो तो फीड करेंगे तो ही आएगा, अदरवाइज कैसे आएगा। और बॉम्ब के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन चार्ट कुछ है आपका कि कैसे बॉम्ब हाउ इट हैज टू बी, मतलब कोई भी एक आइटम स्टॉक आइटम अपन ग्राम्स में आपको केजी में आपको हर आइटम का डालना पड़ेगा, एंड पैकेजिंग मटेरियल पीस पैकेजिंग नंबर्स में नंबर्स राहुल आएगा मेरे साथ वाड़ा। कोई भी है ना, एक जो भी टीम से एक जन आएगा, हम्म, वाड़ा आएगा, हो सकता है पहले स्टार्टिंग में हम दोनों देखने को स्टडी करने को आ जाएंगे वहाँ पे, हम्म, फिर उसके बाद डिप्लॉयमेंट क्लाउड पे है, तो डिप्लॉयमेंट के लिए, रिपेयर्स के लिए, मेंटेनेंस के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑफिस से लॉग इन किया, मेन ट्रेनिंग मेन पार्ट है। ट्रेनिंग इज द पार्ट फॉर विच वील हैव टू कम, ट्रेनिंग इज द ओनली थिंग फॉर विच वी हैव टू कम, They और are here. and you have to designate one person, 2-3 people who are there at training, because internally हर आदमी को हम नहीं ट्रेन करते, अच्छा क्योंकि वो आई कैन नॉट कम, कौन स्लो लर्नर है कौन फास्ट लर्नर है, वी कैन नॉट डू दैट। 2 जन 3 जन हमेशा, जैसे आज 3 जन हैं तो 2-3 जन हमेशा बैठे सीख ले, मॉड्यूल वाइज बैठ जाए, उसमें कोई बात नहीं। परचेज में से तो एक साथ 2 जन बैठ जाए, सेल में 2 जन बैठ जाए, हाँ, जिसका जो मॉडल जिसका जो मॉड्यूल, पर एक नहीं, 2 या 3 2 या 3 पर्सन को बैठा दो, we take a signature on paper that they have understood, it's okay, we go with, then internally जिसको जो सिखाना है वो सिखा सकते हैं। अंडरस्टूड मतलब भूल भी जाते हो जब तक नहीं करेंगे तो बार बार हाँ। वापस टेलीफोनिक नहीं, टेलीफोनिक सपोर्ट तो है ही ना। ट्रेनिंग टाइम कितना रहता है? क्या एस्टिमेट है? टोटल प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कम से कम 6 महीने। 6 महीने। और आपके पास मॉड्यूल वाइज माने समझो अकाउंट के लिए दूसरा आउट कोई है, हाँ, तो अकाउंट के लिए अलग है, अलग है, अलग है। ट्रेनिंग के लिए वो तो टीम अलग है, है, टीम अलग है। 2-3 जन है, 3-4 जन है, हाँ 6 कितने अकाउंट्स में? नहीं ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग की टीम अभी 4 और 2 नहीं 6 जन टोटल रहेंगे, 6 जन टोटल। टोटल रहेंगे।
ट्रेनिंग टीम में चेंज आता है। And how do we ensure that, or how do we know that your ERP is working fine? Based on the inputs that we are making, तो वो सब सही है, एक्यूरेट है, उसका कुछ टेस्ट या मेजर कुछ करते हैं अपन के कैसा रहता है? पहले महीने का स्टॉक चेक कर लेंगे, मेरी इन्वेंट्री आप स्टॉक देगी ना, फिजिकल चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा। ये लगाना मैं आप ही डिफाइन करेंगे कि बॉम्ब का? नहीं, आप डिफाइन करें, बॉम्ब सब आप डिफाइन। बॉम्ब मैं डिफाइन करूंगा, लेकिन कहाँ से कौन सा डेटा लेना है वो आप लोगों का वैसा रहेगा ना? कौन सा डेटा है? नहीं आपको आइटम मास्टर बनाना है। आइटम हाँ, मास्टर प्रोडक्ट सब लिया, बॉम्ब छोड़ के बाकी सारे मास्टर्स के लिए हम आपको एक्सेल फाइल दे देंगे। अगर एक एक फीडिंग टाइम जा रहा है तो हम आपको फर्स्ट टाइम इंपोर्ट फैसिलिटी दे देते हैं, फर्स्ट टाइम के लिए हम ही करके दे देते हैं। बीओएम्स आपको फ्रंट एंड से, पार्टी मास्टर भी है मेरा, तो मैं आपको एक्सेल शीट दे दूं पूरा, मैं फॉर्मेट दे दूंगा, फॉर्मेट हम देंगे आपको हर पर बार। वो फर्स्ट टाइम के लिए, क्योंकि बार बार फिर मुझे मैं नहीं कर सकता, क्योंकि फिर क्या डुप्लीकेट है, क्या ओवरराइट हो रहा है, वो फिर वो नहीं। फर्स्ट टाइम आप मेरे को दे दीजिए पूरी लिस्ट, मैं कर दूंगा। उसके बाद आप फ्रंट एंड से आप अपना एक एक पार्टी आप पार्टी ऐड कर ही सकते हो, तो ठीक है। उसके बाद फर्स्ट टाइम के लिए ये प्रोडक्ट वाइज भी बॉम्ब भी जैसे है। पार्टी मास्टर है, पार्टी मास्टर में हम लोग काफी डेटा लेते हैं, एड्रेस लेते हैं, जीएसटी नंबर चाहिएगा, उसका कॉन्टैक्ट, कौन सी कैटेगरी में मेल है, करना इसलिए ईमेल आईडी चाहिए, कौन सा अकाउंटिंग ग्रुप है। क्योंकि हमारे अकाउंट्स पैकेज में क्या है, अभी जैसे आपने माल लिया परचेज, तो आप क्या बुकिंग परचेज में नहीं करते, परचेज रॉ मटेरियल, परचेज पैकिंग, परचेज आपके अलग हेड में करते हो। तो अभी नया लड़का आता है तो उसको नहीं मालूम होता है, तो गलत भी जाता है। तो ये हमारे सिस्टम में ऐसा है कि आइटम या पार्टी के बेस पे, अभी आइटम या पार्टी के बेस पे ना, आइटम या पार्टी के बेस पे ऑटोमेटिक पोस्टिंग उस हेड में चली जाती है। तो आप सब मास्टर में, पार्टी मास्टर में और आइटम मास्टर में सब डिफाइन कर दो, सब अपने आप ऑटोमेटिक होता है। टेली से समझो हो सकता है, टेली से कि हम लोग नया डाटा ही फिट करेंगे। टैली से आप, मैंने आपको एक्सेल फाइल दे दिया, आप आपके टैली वाले को बोल दे डेटा इस एक्सेल में दे दे मेरे को, ठीक है, तो मैं इंपोर्ट कर दूंगा। अच्छा टैली से सीधा आपको आप ले मैं आपको फॉर्मेट दे रहा हूँ एक्सेल फाइल ठीक है, का, ठीक है। तो अगर आप आपके टैली वाले को बोलोगे कि भाई इसमें से एक्सपोर्ट करके ये फॉर्मेट में हाँ, हो एक्सेल दे जाता दे है। मेरे को, एक्सेल फॉर्मेट में हो जाता है, तो वो एक्सेल आप- से आप इसमें मैं इसमें इंपोर्ट कर लूंगा। तो सीधा सीधा ही अभी आप टैली में क्या क्या ऑपरेशन करते हैं? अकाउंट्स, बाकी ऑल फिजिकली वी आर मेंटेनिंग। मैन्युअली, बाकी सब इनवॉइस, इनवॉइस, इनवॉइसिंग वही टैली से, टेली इनवॉइसिंग है ना क्या? बट इट बी अ चेंज कि वो आदमी कुछ रेट नहीं डालेगा, कुछ नहीं डालेगा, जो सेल्स ऑर्डर में वही रेट अपने आप आएगा, कंट्रोल हट जाएगा। जो पहली बार डॉक्यूमेंट बनाता है वो कंट्रोल पेंडिंग ऑर्डर कैसे मेंटेन करते हैं? एक्सेल भूल जाते हैं। भूल जाते हैं। नहीं, ये जो सॉफ्टवेयर है ना, सॉफ्टवेयर का है कि ना हमारा, एक ऑर्डर सॉफ्टवेयर है, एक छोटा सा ऑर्डर का सॉफ्टवेयर, उसमें आता है सॉफ्टवेयर का हम लोग यूज हाँ, करते हैं। बराबर है, एक बराबर। ठीक है, उसमें भी भूल जाते हो, बात तो हकीकत है, मगर सॉफ्टवेयर है वो। इधर तो क्या है, आपने सेल्स ऑर्डर बना दिया, इनवॉइस बना दिया, वो और ऑटोमेटिक आएगा। ये सॉफ्टवेयर इतना महंगा ना, कुछ नहीं बोलेंगे आप लोग। आपके लोगों में ये हाँ। पर्सन भी है क्या? हाँ। अच्छा। मैस्कॉट अभी ये ऑर्डर से यहाँ से मैं अप्रूव करूँगा, तो ये ऑर्डर फैक्ट्री चला जाएगा, फिर वहाँ पे वो देख लेते हैं वो, ये जीटी का है या नहीं फिर पेंडिंग उसमें ये से भी invoice आदत बन- है, इसमें काफी सारा आगे बढ़ना था, हम आगे बढ़े नहीं इसमें, फिर सॉफ्टवेयर फिर ईआरपी जाए तो उसी में जाए, अलग सॉफ्टवेयर क्यों पाले, इसका मतलब नहीं, लॉजिक मीनिंग नहीं है। तो इसके लिए फिर हम इसमें आगे नहीं बढ़े, उनके पास था आगे वर्क करना है, तो इसमें सब कुछ आ रहा था, प्रोडक्ट लिस्ट है, ओवरऑल स्टॉक स्टेटस, हाइपर मार्केट रेट, बाकी कुछ करना है, अकाउंट्स तक भी, बिलिंग तक भी था उनका, बट हमने सोचा ईआरपी पे चले जाए। ERP और SAP में फर्क क्या है? SAP भी एक ERP एसएपी है। ईआरपी है, वो उसकी SAP कंपनी का, वो उसकी कंपनी का नाम है। SAP उसकी कंपनी का नाम है। मतलब वेरी बिग प्लेटफॉर्म। सब ईआरपी, हम लोग हमारे प्रोडक्ट को प्लास्ट ईआरपी बोलते हैं, क्योंकि हमारा Plastic. फोकस प्लास्टिक्स इंडस्ट्री पे है। वो लोग अपने प्रोडक्ट को एसएपी बोलते हैं। ओरेकल अपने प्रोडक्ट को, ओरेकल का भी ईआरपी आता है फाइनेंस इंडस्ट्री के लिए, उनका भी ईआरपी आता है। जेडी एडवर्ड्स आता है, ये सब बहुत बड़े प्लेटफॉर्म बड़ा हैं। काम है, बड़े ये सब करोड़ रुपए वाले ब्रैकेट वाले प्रोडक्ट्स हैं।
वैसे प्लानिंग नहीं मिलेगा, ये सब नहीं मिलेगा। कस्टमाइजेशन थोड़ा डिफिकल्ट होगा उसमें, वे- शायद क्योंकि बहुत costly उन्होंने होगा वो। जनरलाइज बनाया हुआ है सब अगर इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड में जो भी सबको यूज कर सकते हैं तो वैसे, पर वो काफी फिर- सारे फीचर उसमें ऐसे मगर होते फिर हैं जो आपको चेंज होना पड़ता है उनके हिसाब से। उनके हिसाब से। अच्छा उसमें आपको ऑल्टरनेट ग्रेड का ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा, उसके लिए वो एक और नया बिल ऑफ मटेरियल बनवाते हैं। ग्राइंडिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि पहले ग्राइंडिंग इशू करो फिर वो करो, तो वो सब, क्योंकि ग्राइंडिंग सिर्फ अपनी इंडस्ट्री के लिए, सबके लिए थोड़ी ना, उन्होंने जनरलाइज सबके लिए वो बनाया। जनरलाइज बनाया हुआ है। जो भी है तो भी हमें दिखते उस टाइम पे दिखेगा इससे ये टाइम पे लिया था ये रेट था, ये प्रोडक्ट इससे ली थी तभी लास्ट 3 डेज परचेज के दिखा जिसका भी है जो भी बिल है तो आपको पता है कि भाई लास्ट 3 बार 100, 110 और 108 में लिया, तो ये आज 125 में क्यों, तो यू थिंक, अब उसके बावजूद भी यू डोंट थिंक एंड यू डू इट, तो फिर वो तो भगवान कोई भी नहीं कुछ बचा नहीं कर सकता सकता, सही बात है। लेकिन एटलीस्ट डेटा मैंने लाके दे हाँ, दिया। एक सामने- अच्छा, प्लस शायद राहुल तुम क्वांटिटी भी दिखाते हो ना, स्टॉक, स्टॉक भी दिखाते हैं। तो आप परचेज ऑर्डर बना रहे हो, मैं स्टॉक भी दिखाता हूँ। तो Existing stock in हाँ, factory तो कम और से कम आप ये तो देखो कि आप ऑर्डर क्यों कर रहे हो, जो हाँ, कितना बड़ा मैं आपको सामान है। दिखा रहा हूँ 1 लाख पीस का स्टॉक है, फिर भी आप ऑर्डर कर रहे हो, तो क्या है, आपका परचेज मैनेजर है, वो ये नहीं बोल सकता कि मेरे को फैक्ट्री ने बोला नहीं था मेरे पास स्टॉक है। दैट्स अ गुड पॉइंट, ये वो एक अच्छा प्लस पॉइंट है उसको। अरे कैसे नहीं मालूम था, कंप्यूटर ही बता रहा है है ना, सामने, पॉपअप आ ही जाता है। तो फिर क्यों आप करते हो? तो इसमें टू डू लिस्ट डेली जो भी यूजर है उन लोग को आएगा सामने, ऐसा कुछ आएगा? एक मिनिमम स्टॉक का जैसे एक रिपोर्ट आता है डेली, ओके तो जो भी आइटम मिनिमम स्टॉक के नीचे उसकी रिपोर्ट आ गई, तो परचेज मैनेजर के ईमेल आईडी डाल दो उसमें, तो उसको चली जाएगी। ओके अब उसको बोलो कि कैसे नहीं, उसको मालूम था कि आइटम स्टॉक से कम हो गया। So these are things which we can enforce upon people. तो ये नहीं प्रोविजन दिया कि कहाँ कहाँ दिखना चाहिए, आइटम मास्टर में तो दिखता है, हाँ। लेकिन और भी जगह दिखाना है तो वो नहीं प्रोविजन मतलब जैसे अभी उसमें फिर बाद में दिया था ना कि उसको क्लिक करेंगे तो वो आइटम मास्टर तक हाँ। पहुंच जाएगा ना वो। आइटम मास्टर में दिखता है। तो आइटम मास्टर में जाओगे तो आपको उसके आप चाहिए तो उसके सारे Dimension स्पेसिफिकेशंस वगैरह डाल सब कुछ सकते हो, डाल- ड्राइंग्स हाँ, डाल सब सकते हो, correct, पिक्चर्स correct. डाल सकते हो। तो कोई नया भी पर्सन है, उसको डाउट है, तो उस आइटम का नाम डाल के आइटम मास्टर में चले जाए तो एटलीस्ट उसको सब दिख जाएगा, मालूम पड़ जाएगा हाँ ये बताना है आपने। कंफ्यूजन नहीं हो Correct, सकता, correct. हो सकता है क्या। उसीलिए जैसे कुछ चीज होती है अपने को बताना है कि बारकोड इसी लोकेशन पे चाहिए, ये इधर चाहिए, तो वो एक फोटो खींच के लगा दिया रेफरेंस के तो लिए। कभी भी देख सकते हो, तो एक्सपोर्ट कभी में है उसमें तो वो नया, इससे ये फायदा है कि कोई नया पर्सन आया तो उसको सब कुछ समझाने की जरूरत नहीं, वो जाकर सिस्टम में देख सकता है। बट ही विल बी एबल टू एक्सेस। अब आपके ऊपर है, आप आइटम Right मास्टर दो का है, उसको राइट दे दो, लेकिन सिर्फ व्यूइंग का राइट edit का right मत दो, नहीं तो वो आपका आइटम मास्टर बिगाड़ देगा। तो आप उसको व्यूइंग का राइट दे दो तो वो देख लेगा। हमारी बात हुई थी कि एक डेटा फीडिंग के लिए पढ़ा हुआ आदमी चाहिए, कितने लेवल पे आदमी चाहिए? ज्यादा एजुकेटेड आदमी है, नॉर्मल एक नॉर्मल आदमी जो आपके लिए मैन्युअल डेटा मेंटेन कर पा रही है, तो सॉफ्टवेयर का आपने लुक एंड फील तो फैक्ट्री जो फैक्ट्री में भी कोई आदमी मैनुअल डेटा तो करता ही है ना। मैन्युअल डेटा जो रख पाता है उसको सॉफ्टवेयर में डालने में क्या प्रॉब्लम? लड़का देखो, आपको अगर एक्यूरेसी चाहिए या कुछ भी चाहिए, वो चाहे accuracy चाहे वो का- मैनुअल हो चाहे इसमें हो, आपके यहाँ रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए एक समझदार लड़का रखो, एक अनाड़ी रखो। अनाड़ी वो पेपर में भी गलत लिखेगा तो सब कंप्यूटर में भी गलत ही एंटर करेगा। जो लड़का इतना समझदार है कम से कम कि वो प्रोडक्शन फिगर लिख रहा है, आज 2 करोड़ ब्रश बनाए, उसमें इतनी अक्कल नहीं मैं क्या फिगर लिख रहा हूँ, तो वो आपके कंप्यूटर में भी वही मिस्टेक करेगा। या और क्या होता है, एक्सपीरियंस जो आपका पर्सन है वो सबसे अच्छा है, वो क्योंकि 2000 डालेगा, 2000 ब्रश कैसे, नहीं कुछ गलत होगा यार, दिन का 20 तो बनाते ही हैं अपन। आपको समझदार आदमी चाहिए, आपको टेक्निकल अच्छा ठीक है, स्किल की इतनी Common जरूरत sense नहीं है, perfect होना चाहिए। कॉमन सेंस परफेक्ट होना चाहिए। जो आदमी दिन रात काम कर रहा है, 6 महीने से काम कर रहा है, बोलता है कि आज एक दिन सिर्फ 2000 ब्रश बना, और वो उसको कुछ दिमाग में स्ट्राइक ही नहीं होता है, तो फिर देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दैट पर्सन।
उसमें कंप्यूटर क्या करेगा? उसमें टेक्निकल स्किल का सवाल नहीं है. सो इट हैज टू बी अ पर्सन हु इज एक्सपीरियंस विद द फैक्ट्री. बिल ऑफ मटेरियल बना रहा है तो कम से कम सेंस तो है कि भाई मैं एक ब्रश बनाने में मैं 30 ग्राम डाल रहा हूँ कि 300 ग्राम डाल रहा हूँ कि 3 किलो डाल रहा हूँ, उतना ही शुड हैव दैट कॉमन सेंस. प्रोग्राम तो एक बन गया तो उसको प्रोग्रामिंग लेवल सीखने में इतनी डिफिकल्टी नहीं आएगी. मेजॉरिटी ऑफ द टाइम डेटा एरर इज द बिगेस्ट एरर. फीड ही गलत किया तो फीड ही गलत ही गलत दिखना है. वो एक आप सो हैव पीपल हु आर पहले क्या था कि वो एक लिस्ट आती थी पूरी स्टिकर की. हाँ अभी समझो ये भी फ्यूचर वैल्यू वाले के जो भी स्टिकर है उसका एक लिस्ट खुला, फिर डीमार्ट का एक लिस्ट खुला, तो उसमें वो आर्टिकल गलत सिलेक्ट कर लेते थे ओके और छाप देते थे. अब स्टिकर तो छप गए, कई बार लग भी जाते थे हाँ गलत आर्टिकल पे अलग स्टिकर लग गया. अभी क्या किया मैंने, हर स्टिकर के साथ में उसका पिक्चर डाल दिया. अच्छा सॉफ्टवेयर में जैसे ही वो Print नहीं होगा, दिखेगा. बटन को मतलब क्लिक करेगा ना वो स्टिकर प्रिंट करने के लिए, तो साथ में आर्टिकल का पिक्चर भी उसमें दिखेगा बाजू में. तो देन ही विल इंश्योर At कि least- हाँ बराबर यही चीज के लिए मेरे को छापना है. सही है. वेरी नाइस वेरी नाइस. इट इज एब्सोल्युटली कलर कोडिंग सब लोग करते इसीलिए करते हैं ना मैक्सिमम लोग. तब से हमारे Simplify, स्टिकर का लॉस simplification. होना बंद हो गया. बंद हो गया मतलब बहुत कम हो गया. नहीं तो पहले तो कुछ भी लग जाता था, किसी पे भी चला जाता था. पहले तो बहुत कंप्लेंट आती थी सेल्स वालों की. हमारे तो जापानीज आते थे तो वो तो मशीन का जो इंस्ट्रक्शन होता है ना हाँ, वो अपने मशीन pictorial. नहीं मशीन पे नीचे पिक्टोरियल भी क्या, लेकिन जैसे मशीन पे नीचे लगा है ऐसे चिपका है, जैसे सपोज टेक अप है टेक ऑफ है अपना एक्सट्रूडर का ये लेवल पे है, तो आप नीचे टेक ऑफ के ऊपर उसका इंस्ट्रक्शन एक तो उसको ओपन में चाहिए तो नीचे चिपका है, वो भी नहीं चलता था. इसके ऊपर एक डंडी लगाओ आँख के आई लेवल लेवल पे पे चाहिए, आई लेवल पे चाहिए. दैट पर्टिकुलर. और फुल पिक्टोरियल जो आपने बोला, क्योंकि बोलता वर्कर को तो ना पड़ना. हाँ, बराबर. दूसरी चीज जो मशीन का टूल है वो उसी मशीन पे, वो कॉमन टूल नहीं चलता है. बराबर है. बोले जब तक वो टूल लेकर आएगा सेटिंग करेगा तब तक तो 100 मीटर तो प्रोडक्ट Production गलत निकल ही जाएगा. बराबर है. वो एडजस्ट करने के लिए पाना ढूंढने जाएगा तब तक तो वो प्रोडक्ट उतना बन जाएगा एक्स्ट्रा गलत. तीसरा measuring instrument and setting instrument cannot be kept in the same box. अच्छा. A vernier and Spanner cannot stay together. a vernier is a delicate instrument. A spanner is a hardened, toughened instrument. They cannot be in the same box. This will damage that. So even अगर बाजू बाजू में रखना है तो बीच में partition पार्टीशन दे चाहिए. दो. That was a big thing. बहुत सुलझे हुए हो जापानीज. हमारे यहाँ तो सब कुछ एक में पड़ा रहता था. एक में एक पहले तो डब्बा भी नहीं होता था, वैसे ही पड़ा रहता था. डब्बा आया तो एक के ऊपर एक आया. अरे वो डायल वर्नियर होते थे ना, हाँ, वो तो उसका सबका क्रैच. If you want to learn product. मशीनरी ज्यादा नहीं बिकेगी, प्रोडक्ट्स बिकेगी ज्यादा. But this is the only machine which says that number. हाँ. Car is a machine. Right. And that too a complex machine. 5